एक बार फटाफट 5 मिनट के अंदर कल वाला जो पढ़े थे वो रिवाइज करते हैं। पहले तो हम लोग बेसिक टर्म सीखे थे। चलो बताओ हिमांशु, आप लेबर मतलब क्या होता है? लेबर मतलब जो मेंटल और फिजिकल अपने एफर्ट्स डालते हैं, एफर्ट्स काम है। करने। जो भी काम को करने के लिए, फॉर कंप्लीटिंग एनी टास्क मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, उसी को हम लेबर बोलते हैं। ठीक है, तो चलो उत्तम, एम्प्लॉय किसको कहते हैं? काम करते हैं। मतलब Salary में इंसान। हाँ। ठीक है, मेहनत को हम लेबर बोलते हैं, और जो इंसान मेहनत डाल रहा है, जो इंसान एफर्ट डाल रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय इज द पर्सन हु पुट्स एफर्ट, और बदले में उसको एज अ रिवॉर्ड उसको सैलरी मिलता है, मंथली बेसिस पे सैलरी बोनस वो सब मिलता है। ठीक, एम्प्लॉय कॉस्ट अभिषेक। तो, पैसा दिया जाता है एफर्ट्स की, एम्प्लॉय को एफर्ट्स की। एम्प्लॉय कॉस्ट इज द अमाउंट, अमाउंट बोलना, एम्प्लॉय कॉस्ट इज द अमाउंट विच इज पेड एज अ रिवॉर्ड टू द एम्प्लॉय फॉर हिज एफर्ट्स। ठीक है, ऐसे सेंटेंस को फ्रेम करते चलना है। ये 3 हमने टर्म्स सीखा था। उसके बाद हमने चालू किया था कुछ कैलकुलेशन बताना, कि हमने बोला भाई जो भी एम्प्लॉय होता है उसको सबसे पहले तो बेसिक सैलरी मिलता है। बेसिक सैलरी मान लो बंदे का 1000 रुपये, ठीक है, उसके ऊपर उसको बोनस मिलता है, फिर चाहे वो फेस्टिवल का बोनस हो, चाहे अच्छे परफॉर्मेंस करने का बोनस हो, मान लो वो 300 रुपये है, और फिर ऊपर उसको डीए मिलता है। डीए बोले तो फुल फॉर्म डियरनेस अलाउंस, जल्दी आ जाओ, टाइम पे आओ। डियरनेस अलाउंस मिलता है, महंगाई भत्ता, जहाँ जितनी महंगाई रहती है उस हिसाब से उसका इंक्रीमेंट उसको मिलता है। ठीक है, बेसिक सैलरी सभी का सेम रहता है, चाहे मैं यहाँ पे सैमसंग वाले स्टोर में जाऊँ, चाहे मुंबई के सैमसंग वाले स्टोर में जाऊँ, सेम पोस्ट के लिए, मैनेजर की पोस्ट के लिए। आप बोलोगे सर मैनेजर है, सैलरी सेम रहेगा। हाँ, बेसिक सैलरी सेम रहेगा, पर रायपुर वाले का डीए कम रहेगा, मुंबई वाले का डीए ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगा है, आने जाने का भाड़ा, गाड़ी का, टैक्सी का। फिर वहाँ रेंट इतना ज़्यादा है कि पूछो मत। मैं रहा था 3 महीना, छोटा सा एकदम 1 BHK टाइप घर है, 30,000 35,000 हो, तो बिना शर्म के बोलते जाते हैं रेंट इतना उतना। यहाँ क्या है, जो आपको 5-6 हज़ार में मिल जाता है 1 BHK, वहाँ 30 से चालू होता है, उतना ही 1 BHK। डिमांड ज़्यादा है ना वहाँ पे, जगह कम है। तो डियरनेस अलाउंस आपका वहाँ 200 है मान लो मिला, तो सबको ऐड करके कितना हो जाता है 1500। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस सैलरी बोलो या ग्रॉस वेजेस बोलो, यहाँ पे बोथ आर सेम। कॉस्ट अकाउंटिंग में बोथ आर सेम, वेजेस बोलो या सैलरी बोलो। ठीक, अब इसके 2 रास्ते होते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा 1500 के 2 हिस्से बांटे जाएंगे ना। 1500 में अगर आपको एम्प्लॉय अर्निंग निकालना है तो कुछ और करोगे, और 1500 से अगर आपको एम्प्लॉय कॉस्ट निकालना है तो दूसरा रास्ता अपनाओगे। ये 2 रास्ते मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो भी आपको निकालना है बोलेगा। अगर मेरे को एम्प्लॉय अर्निंग निकालना है तो बताओ इशिका क्या करूँगा? अगर मुझे एम्प्लॉय अर्निंग चाहिए तो इस 1500 में यानी ग्रॉस वेजेस में मैं क्या करूँगा? एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है पीएफ में या फिर इंश्योरेंस में, उसको माइनस कर देंगे। ग्रॉस सैलरी जो आपका निकला है अभी 1500, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या बोलेगा हूँ? एम्प्लॉय का अर्निंग निकालना है कि वो उसके हाथ में कितना पैसा आया, तो उसके हाथ में तो काट पीट के पैसा आता है ना, एम्प्लॉय के हाथ में पैसा कट के आता है, इसलिए आप माइनस करोगे एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ESIS, ऐसा अलग अलग स्कीम होता है। मान लो 200 रुपये कटेगा तो उसके हाथ में कितना मिलेगा? 1300 रुपये। ये है आपका एम्प्लॉय का अर्निंग। वो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा क्या पूछा है, शब्द देखना, एम्प्लॉय अर्निंग पूछा है या अब दूसरा एम्प्लॉय कॉस्ट पूछा है। तो बताओ गजेंद्र, अगर मेरे को एम्प्लॉय कॉस्ट निकालना है तो क्या करूँगा? ग्रॉस सैलरी में लिख देता हूँ फिर से 1500, ठीक है, ये लिख दिया, ग्रॉस सैलरी इज 1500। अब मुझे निकालना है इससे एम्प्लॉय कॉस्ट, तो मैं क्या करूँगा? 1500 में क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। बहुत बढ़िया, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लोगे। एम्प्लॉयर मतलब होता है कंपनी। कंपनी भी अपनी जेब से उतना ही कंट्रीब्यूशन देती है जितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की सैलरी से काटती है। एम्प्लॉय की सैलरी से 200 काटी, कंपनी मतलब एम्प्लॉयर, वो 200 अपनी जेब से भी देगी, वो प्लस हो जाएगा क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो 1700 रुपये आपका एम्प्लॉय कॉस्ट, ये हमने सीखा था कल, ठीक है। और उसके बाद इफेक्टिव आवर्स निकालना सीखा था, वो चलो फटाफट एक बार वो भी कर लेते 1 मिनट के अंदर। नंबर ऑफ डेज हमने लिखा था, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, ठीक है, रिवीजन भी जरूरी है 5 मिनट का। 365 दिन होता है साल में, होता है, पर क्या काम होता है 365? नहीं। नॉर्मल लीव डेज को आप माइनस कर सकते हो,
नॉर्मल लीव डेज मतलब होता है जितना आपको अलाउ किया गया है। अगर आप जानबूझ के छुट्टी मार गए हो कि नहीं हमको काम पे जाने का मूड नहीं है या बारिश हो गया पकौड़ा खाना है, तो वो अलग, वो माइनस नहीं होगा। नॉर्मल लीव डेज ही माइनस होगा, जो कि 65 डेज मान के चलो, ठीक। तो 300 दिन क्या था आपका टोटल वर्किंग डेज। 300 दिन आप जाके काम किए हो, टोटल वर्किंग डेज है 300 डेज, ठीक है। फिर क्या करते थे, इसको मल्टीप्लाई करते थे वर्किंग डेज, सॉरी वर्किंग आवर्स इन अ डे, यानी एक दिन में कितना घंटा आप काम करते हो उसको हमने लिया था, याद करो। 12 घंटा काम होता है दिन का, तो मल्टीप्लाई किए कितना आया, 3600 आया। 3600 क्या है, आवर्स है डेज है, क्या है, 3600 आवर्स है। इसका नाम क्या बोलूंगा, ये एक्चुअल में क्या है, अवेलेबल आवर्स है इन अ ईयर। वर्किंग आवर्स अपन इसको नहीं बोलेंगे, हाँ टोटल अवेलेबल आवर्स, इतना घंटे आपके हाथ में है, चाहो तो काम कर सकते हो। अवेलेबल आवर्स इन अ ईयर, साल भर में आपके पास 3600 घंटे आपकी जेब में पड़े हुए हैं, अवेलेबल है। भाई क्या पूरा काम, मतलब 12 घंटा पूरा थोड़ी काम करोगे, उसमें से आप लंच ब्रेक लोगे, टी ब्रेक लोगे, रेस्ट होगा, जैसे स्कूल में रिसेस होता है, तो वो आप माइनस कर दोगे नॉर्मल आइडल टाइम। जैसे आपने नॉर्मल लीव डेज को माइनस किया था, वैसे ही नॉर्मल आइडल टाइम को माइनस करेंगे, यानी आवर्स को, कितना घंटा नॉर्मल आइडल टाइम है। कि नॉर्मली इतना बंदा तो खाली बैठेगा ही बैठेगा, आप उसको रोक नहीं सकते खाली बैठने से। 600 घंटा माइनस करके हम बोले थे इफेक्टिवली आपका 300 घंटा काम हुआ है, ठीक। इफेक्टिव आवर्स से आपका 3000, ठीक। जो भी फिगर आपको 1 घंटे का निकाले 3000 से अपन डिवाइड करते थे, ये हमने कल सीखा था। अब आज का नया टॉपिक, इसका क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल में नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़वा रहा हूँ। कहाँ जा गए हो, ये तो नुकसान है रिकॉर्डिंग का, हाँ सर बाद में देख लेंगे। चलो तो क्या बोलेगा था हमें, ये जो हम लोग कल टॉपिक पढ़े थे वो बहुत कम 10% पूछेगा, मतलब 10% चांस है वो आने का, इसलिए मॉड्यूल में क्वेश्चन है भी नहीं। स्कैनर में है 1-2 और मेगा एडिशनल में है, तो वो मैं करवाऊंगा। अभी आओ सबसे बेहतरीन टॉपिक, मजा आएगा। अच्छा कल हमने वो भी सीखा था एम्प्लॉय टर्न, अच्छा वो बचा है, उसको कंप्लीट करते हैं पहले, हाँ बचा है उसको पहले कंप्लीट। तो देखो लेबर टर्नओवर रेट क्या होता है, इशिका नहीं रुको, अबे क्या होता है लेबर टर्नओवर रेट, कितने छोड़े और कितने ऑन एन एवरेज कितने % एम्प्लॉई हमारी कंपनी में ज्वाइन हुए हैं और कितने % हमको छोड़ के गए हैं, ठीक है। जिसमें मैंने आपको कल एक पहला मेथड बताया था सेपरेशन मेथड, फॉर्मूला क्या था इसका, नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉई इनटू 100। अब नंबर ऑफ सेपरेशन में मतलब सेपरेशन मतलब क्या, हाँ तो मतलब कैसे आता है, मतलब अब 2 कारण हो सकता है ना छोड़ के जाने का। कल लिखवाया था नंबर ऑफ सेपरेशन इक्वल टू क्या लिखवाया था, लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज, दोनों को मतलब ये 2 कारण है, अलग तो हुआ है भाई, अलग होने का कारण क्या है, या तो वो लेफ्ट हो गया है मतलब खुद से छोड़ दिया है, या तो डिस्चार्ज हो गया उसको निकाल दिया गया है, दोनों क्या है सेपरेट हुआ है हमसे। या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप खुद लीव कर दिए वो लेफ्ट होता है, या एडमिन ने निकाल दिया तो वो डिस्चार्ज होता है, एडमिन निकालेगा तो वो डिस्चार्ज कहलाएगा, धक्के मार के निकाल दिया, वो ईगो पे आ जाता है। और जब लेफ्ट होता है तो ठसन से हाँ मैंने लीव कर दिया, तो वैसा है, दोनों सेपरेट तो हुए ना दोनों, तो दोनों को ले लेना। और एवरेज एम्प्लॉय कैसे आता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द बिगिनिंग डिवाइडेड बाय, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग शब्द हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग हम लोग स्टॉक के लिए यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए। ये तो एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय का स्टॉक रखते हो क्या, बिगिनिंग और एंड, जेल हो जाएगी, एम्प्लॉय का स्टॉक रखोगे जेल हो जाएगी, फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहलाएगा ना, हाँ। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द बिगिनिंग प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉय एट द एंड डिवाइड बाय 2। दूसरा हमने देखा था रिप्लेसमेंट मेथड, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू 100। और एक चीज मैंने कल लिखवाया था, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट इक्वल्स टू व्हाट, मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम लिखवाया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट आप कितना कर सकते हो, जितना आपका नंबर ऑफ सेपरेशन है, ज्यादा से ज्यादा आप उतना ही रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि रिप्लेसमेंट वर्ड का मीनिंग ही वही होता है, बेसिक सा मीनिंग गूगल में देख लो, डिक्शनरी में देख लो। रिप्लेसमेंट मतलब होता है न्यू थिंग
फॉर एनी ओल्ड थी, मतलब इन एक्सचेंज मैंने ओल्ड के बदले में नया ले आया, तो जो बंदे मेरे सेपरेट होके गए हैं वो ओल्ड बंदे थे, तो उसी के बदले में जो लाऊंगा वही रिप्लेस कहलाएगा ना। हाँ, अगर उससे ज्यादा लाऊंगा तो उसका कारण क्या, क्या वो रिप्लेस कहलाएगा? रिप्लेस तो नहीं कहलाएगा, पर कारण क्या है उससे ज्यादा लाने का? एक्सपेंशन प्लान। आपको याद रखना है, कल मैंने एक चीज सिखाई थी, नंबर ऑफ सेपरेशन याद करो, मैंने लिया था 200, मतलब 200 लोग हमको छोड़ के गए, उसका मैंने 3 ठो केस आपको बताया था। 200 लोग छोड़ के गए, अब उसके बदले में आपने कितने लोगों को ज्वाइन करवाया, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग लिखा हूं, ठीक है। उसके हिसाब से आपको मेरे को बताना है कि नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितना हो। फॉर्मूले में तो रिप्लेसमेंट डालना है ना आपको। फॉर्मूले में हमको नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट चाहिए। तो अगर मैं आपको बताऊं कि देखो 180 लोगों को मैंने लाया है, पुराने 200 छोड़ के चले गए थे, उसके बदले मैंने 180 लाया है, तो रिप्लेसमेंट कितना कहलाएगा? 180। अगर 200 लाया है तो 200, हाँ 250 लाया है तो भी 200, वही बताया ना। मैक्सिमम वो 200 के ऊपर जाएगा ही नहीं। आप 300 लाओ, 400 लाओ, 200 के ऊपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि रिप्लेसमेंट मतलब होता है पुराने के बदले नया, और पुराने तो 200 थे ना, छोड़ के गए थे। तो मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम बोलेगा, आप बोलोगे सर 180 भी तो है, मैक्सिमम 200 आपका रिप्लेसमेंट हो सकता है। और यहाँ पे जो मैंने 50 नए एम्प्लॉय लाए हैं, 50 को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे न्यूली रिक्रूटेड फॉर एक्सपेंशन प्लान। आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा दिखेगा अलग से, एक्सपेंशन प्लान आपको जरूर दिखेगा, देखना क्वेश्चन में। हाँ, क्या चीज? जैसे 200 ही, मतलब ऐसा लिमिट, मतलब वो सेट है लिमिट कि हाँ इससे हम ज्यादा एम्प्लॉयज वो कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं, ज्यादा ला सकते हैं। और हाँ, और से कम अपन मतलब वो कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, कम भी ला सकते हैं, और वो तो हमारे ऊपर है ना। बस अब अपने ऊपर है। हाँ, कम लाओगे ज्यादा लाओगे आपके ऊपर है, बट रिप्लेसमेंट आपका ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 200। जितना आपका सेपरेशन हुआ है हाँ। उतना ही आपका ज्यादा से ज्यादा रिप्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? हाँ, क्या चीज? उससे ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, रिप्लेसमेंट जो है वो सेपरेशन से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, तीसरा आज हम सीखेंगे, तीसरा एडिशन मेथड। एडिशन मेथड जिसमें आप क्या लोगे? नंबर ऑफ एडिशन। देखो फॉर्मूला तो एकदम सिंपल है, सवाल है कि एडिशन में होता क्या है, मतलब क्या क्या चीजें आती है। फॉर्मूला तो एकदम बच्चों वाला है, नंबर ऑफ एडिशन अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू 100। अब ये नंबर ऑफ एडिशन किस चिड़िया का नाम है? कितने नए लोग ऐड हुए? ये है आपका नंबर ऑफ एडिशन। हाँ, एडिशन देखो ऐसे लिखो, इंग्लिश में लिखो, व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखो, नंबर ऑफ एडिशन इक्वल्स टू टोटल नए चेहरे। ऐसे ही लिखो, इंग्लिश में लिखो, व्हाट्सएप लैंग्वेज में, तो आपको याद रहेगा। टोटल नए चेहरे, फिर चाहे वो रिप्लेसमेंट हो, फिर चाहे वो न्यूली रिक्रूटेड हो, ऐसे लिखो टोटल नए चेहरे, दैट इज बोथ नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट को भी लेना है आपको, इसी में नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट जो हमने सीखा उसको भी लेना है, एज वेल एज न्यूली रिक्रूटेड को भी लेना है। न्यूली रिक्रूटेड मतलब जो अपने एक्सपेंशन प्लान के लिए लाया ना, उसको भी लेना है। ठीक है, टोटल के बाद क्या लिखा? टोटल नए चेहरे, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक ऐसे ही लिखो, याद रहेगा। टोटल नए चेहरे, फिर चाहे वो पुराने के बदले आया हो या नए के बदले आया हो। बताओ, पेमेंट करना है, यहीं पे अमाउंट डाल दो। पे कर लेंगे, पे लगा के पिन डालोगे, हो जाएगा। ठीक है, बोथ के बाद नंबर है ना? नंबर, हाँ, NO डॉट नंबर, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट भी लेना है और न्यूली रिक्रूटेड भी लेना है। आप उसके बेसिक मीनिंग पे जाओ, देखो फॉर्मूले को या सेंटेंस को रटो मत। सर नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट क्या होता है? जो पुराने बंदे छोड़ के गए उसके बदले में हमने नया लाया। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे मान के चलो कॉस्ट पहले से ही पढ़ा गए, कॉस्ट पढ़ा गए, यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग चल गया पहले से, मैं छोड़ के चले गया, कॉस्ट अकाउंटिंग चल रहा था, मैं छोड़ के चले गया, मेरे बदले कोई नया बंदा आएगा, 100% आएगा, नहीं तो बच्चे को कौन पढ़ाएगा।
तो मेरे बदले जो नया बंदा आएगा कॉस्ट बढ़ाने के लिए, वो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट में काउंट होगा या न्यूली रिक्रूटेड में काउंट होगा? रिप्लेसमेंट में काउंट होगा, क्योंकि ओल्ड के बदले नया आ गया ना। वो चीज, वो पोस्ट एज अ, मैं क्या हूँ, कॉस्ट का टीचर हूँ, तो कॉस्ट का टीचर हमारे बिजनेस में पहले से ही है ना, हमारी कोचिंग में कॉस्ट का टीचर एग्जिस्ट करता है। वो छोड़ के जाएगा, उसके बदले नया आएगा, तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट मतलब वो रिप्लेस कहा जाएगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग यूपीएससी अभी तक नहीं पढ़ा गए थे, यूपीएससी अभी तक देखे थे किसी भी बैनर पे? नहीं। अमित सर बोलते हैं कि इस साल से यूपीएससी पढ़ाएंगे, तो उसके लिए भी बंदा लाना पड़ेगा। मतलब देखो, कॉस्ट के लिए भी बंदा ला गए हैं क्योंकि मैं छोड़ के गया, यूपीएससी के लिए भी नया दूसरा टीचर ला गए क्योंकि एक्सपेंशन करना है हमको और फील्ड, यूपीएससी की फील्ड में घुसना है। तो जो यूपीएससी के लिए नया बंदा आएगा वो किस में काउंट होगा, रिप्लेसमेंट में या न्यूली रिक्रूटेड में? न्यूली रिक्रूटेड। और दोनों में कॉमन क्या है? जो कॉस्ट का टीचर आएगा, मेरे बदले जो नया कॉस्ट का टीचर आएगा, और जो यूपीएससी का टीचर आएगा, दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों नए चेहरे हैं। भाई इसलिए तो वही लिखा हूं मैं, टोटल नए चेहरे। फिर चाहे वो पुराने पोस्ट के लिए आया हो या नई पोस्ट के लिए आया हो। पुरानी पोस्ट के लिए कौन आया था? कॉस्ट का टीचर। और नई पोस्ट के लिए यूपीएससी पोस्ट हम एकदम क्रिएट कर गए ना, एक्सपेंड कर रहे हैं बिजनेस को और बोल रहे हैं कि अब से हम यूपीएससी भी पढ़ाएंगे। हमने अचानक से एक नई ब्रांच खोल दी कि भाई यहाँ पे आप यूपीएससी पढ़ाएंगे, तो वो न्यूली रिक्रूटेड है, उसके लिए भी नया बंदा लगेगा, और जो पुराना बंदा छोड़ के गया उसके लिए भी नया बंदा लगेगा, वो रिप्लेस होता है। और अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? एडिशन, नंबर ऑफ एडिशन, जहाँ पे आपको दोनों लेना है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट भी लेना है और न्यूली रिक्रूटेड भी लेना है। एक और चीज़ आप लिख सकते हो, एक मस्त चीज़ आप मेरे को याद आ गई है, आप ये लिख सकते हो, रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट मीन्स न्यू पर्सन फॉर ओल्ड पोस्ट, न्यू पर्सन फॉर ओल्ड पोस्ट, या ऐसा लिखो एग्जिस्टिंग पोस्ट, ओल्ड मजा नहीं आएगा, एग्जिस्टिंग पोस्ट। जैसे कॉस्ट का टीचर, तो कॉस्ट का टीचर एक पोस्ट है ना, वो पहले से एग्जिस्ट करता है, उसके बदले हम नया बंदा लाएंगे तो वो रिप्लेस कहलाएगा, एग्जिस्टिंग पोस्ट के लिए है। और न्यूली रिक्रूटेड तब बोलेंगे, न्यूली रिक्रूटेड तब बोलेंगे जब न्यू पर्सन आएगा फॉर न्यू पोस्ट। यूपीएससी का टीचर का कोई पोस्ट है ही नहीं यहाँ पे अभी, अगर मैंने बना दिया तो वो क्या, उसके लिए बंदा लाया, तो दैट इज कॉल्ड न्यूली रिक्रूटेड, न्यू पर्सन फॉर न्यू पोस्ट। अच्छा, दोनों में कॉमन क्या है? रिप्लेसमेंट और न्यूली रिक्रूटेड में कॉमन क्या है? न्यू पर्सन। हाँ, न्यू पर्सन है ना, बंदा नया है, एक पुरानी पोस्ट के लिए एक नई पोस्ट के लिए, बंदे नए हैं दोनों, इसलिए मैंने लिखा है टोटल नए चेहरे इंक्लूडिंग दीज टू, दोनों को जोड़ के आपका जो आएगा वो एडिशन कहलाता है। हाँ, पर्सन। आ गए। ज्यादा ही हो रहा है तेरा। दोनों को जोड़ के आपका एडिशन बनता है। ठीक है, रिप्लेसमेंट और न्यूली रिक्रूटेड कल बताया था, वो क्लियर है। दोनों को अगर जोड़ दोगे तो एडिशन कहलाएगा। तीसरा मेथड बताया कल दो ही हुआ था ना, कल हुआ था खाली सेपरेशन और रिप्लेसमेंट, और रिप्लेसमेंट के साथ साथ मैंने न्यूली रिक्रूटेड भी सिखाया था। आज का नया ये वाला है। हाँ, तो पहले तो ये करो, रिकॉर्डिंग हो गया भाई। हाँ, खींचो, जल्दी खींचो। फर्स्ट वाला तो दिखाओ, हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा था क्या, हम लोग तो देखेंगे। हाँ, देखो ना तो। क्या? गूगल ड्राइव। वो ज्यादा बेटर है। तीसरा हो गया एडिशन मेथड। ठीक है, क्लियर है। चलो चौथा, फ्लक्स मेथड। फ्लक्स का मतलब, हाँ क्या? FLUX, फ्लक्स। ठीक है, तो अब देखो, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कंबाइन। अभी तक आप 3 मेथड पढ़े हो ना, तीनों को कंबाइन कर दो। सबसे पहले हाँ, अभी क्वेश्चन को बनाएंगे ना, बनाएंगे ना, मैं क्या बोला एक साथ बताऊंगा। ये चारों एक ही में क्वेश्चन में आता है, चारों चीजें आपको एक ही क्वेश्चन में पूछता है तो जाके 7 मार्क्स देता है। और ऐसा होता है, बिना सेपरेशन के आप रिप्लेसमेंट नहीं निकाल पाओगे, बिना रिप्लेसमेंट के आप एडिशन नहीं निकाल पाओगे, ऐसा होता है। चारों मेथड एक ही साथ लगते हैं एक क्वेश्चन। हाँ, फ्लक्स लास्ट। तो देखो, फ्लक्स मेथड मतलब क्या है? कंबाइन। अभी आप लोग 3 मेथड पढ़े, तीनों को कंबाइन कर देना है। सबसे पहला क्या पढ़े? सेपरेशन। तो लिखेंगे नंबर ऑफ सेपरेशन। अच्छा सुनो, पहले मैं लिखता हूँ,
फॉर्मूला आप ही लोग बताना, पहले अभी लिखना मत, क्योंकि देखना मॉडिफिकेशन इसमें कुछ करना पड़ेगा, अभी लिखना मत कॉपी में। देखो मैंने लिखा नंबर ऑफ सेपरेशन, आप लोग बताना सही लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ, या कई चीज़ ज़्यादा कम तो नहीं है। नंबर ऑफ सेपरेशन लिखा, फिर हमने पढ़ा था रिप्लेसमेंट, तो जिसमें आता है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, और तीसरा हमने अभी पढ़ा एडिशन, तो प्लस नंबर ऑफ एडिशन। कंबाइन करना है ना, तो मैंने क्या किया, तीनों को प्लस कर दिया। तो बताओ ये सही है गलत है, कुछ कम ज़्यादा है क्या इनमें, मतलब मैंने तीनों को जोड़ दिया, ऐसा कुछ कम ज़्यादा, ऐसा कोई चीज़ है जो छूट गया है, या ऐसा कोई चीज़ है जो 2 बार आ गया है, देखो एक बार अच्छे से। चलो और हिंट दे देता हूँ, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो 2 बार आ गई है? एवरेज तो आएगा नीचे, पर ऊपर न्यूमरेटर में बताओ, कोई ऐसी चीज़ है क्या जो 2 बार काउंट हो गई है? सेपरेशन और रिप्लेसमेंट तो सेम बोले थे क्या? नहीं, वो तो कम ज़्यादा भी हो सकता है ना, मैंने बोला मैक्सिमम आपका वो हो सकता है जितना सेपरेशन सर है। तो हम लोगों भी नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट जितने हुए हैं और एडिशन जितने हुए उसको माइनस भी करके निकाल सकते हैं। रिप्लेसमेंट रास्ता सही चुने थे पर थोड़ा गलत हो गए। एडिशन में Addition वो में- न्यूली रिक्रूटेड और रिप्लेसमेंट भी रहता है। रिप्लेसमेंट भी जुड़ा हुआ है। आप क्या करोगे, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ सर, जो जो आपने मेथड पढ़ा है सबको कंबाइन कर दो, वही आपका फ्लक्स मेथड है। तो आप क्या करोगे, तीनों को जोड़ दोगे। मैं बोलूंगा नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट को मत जोड़ो, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट जो है वो इसमें ऑलरेडी जुड़ा होता है। अभी हम लोग वही तो लिख के आए ना। नंबर ऑफ एडिशन में क्या आता है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट आ जाता है खुद से, न्यूली रिक्रूटेड भी आ जाता है और रिप्लेसमेंट भी उसमें जुड़ जाता है ऑलरेडी। तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट अगर मैं फिर से यहाँ पे लिखता, जैसे ये लिखा हुआ था यहाँ पे, तो ये गलत हो जाता। ये लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट तो गलत है, मतलब आपने रिप्लेसमेंट को 2 बार ले लिया, एक तो ये लिया ये अलग से, और रिप्लेसमेंट जो है आपका एडिशन में भी जुड़ा ही होता है। टोटल नहीं चाहिए इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट वाला और न्यूली रिक्रूटेड वाला। तो आप क्या करोगे, रिप्लेसमेंट को नहीं लोगे, खाली इन दोनों को ऐड करोगे। अब लिखो, अब लिख सकते हो। ब्रैकेट ओपन करना, ब्रैकेट ओपन जरूर करना क्योंकि इसमें एक और चीज़ है। ब्रैकेट ओपन किए, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ एडिशन। आप लोग बोलोगे सर रिप्लेसमेंट को नहीं लिए क्या, तो मैंने अभी बताया रिप्लेसमेंट हम लोग एडिशन के अंदर जोड़ चुके हैं पहले ही। क्लियर है, जो रिप्लेसमेंट आए बंदे आए हैं वो एडिशन में जुड़ा हुआ है पहले ही। इंटू 1/2 उसका आपको आधा करना है, फिर आपको डिवाइड करना है एवरेज एम्प्लॉई से। एवरेज एम्प्लॉई इंटू 100, ये लो, और ऐसा ब्रैकेट डाल दिया। अब कोई दिक्कत नहीं। सर हाफ देखो इंटू 1/2 अपन किस में कर गए हैं, जैसे आप नंबर ऑफ सेपरेशन और नंबर ऑफ एडिशन को प्लस करोगे, प्लस करके जो आंसर आएगा उसका 1/2 करना है। 1/2 है, ठीक है, सिर्फ उसका है। ये इंटू 100 भी है किसी इंटू 100 लास्ट में परसेंट में करने के लिए, वो लास्ट में और एकदम लास्ट में। पहले आप क्या करोगे, नंबर ऑफ सेपरेशन और नंबर ऑफ एडिशन को प्लस करोगे, प्लस करके जो आएगा उसका इंटू 1/2 करना है। एवरेज मतलब 1/2 क्यों करो, एवरेज करने के लिए। दोनों को सम किया, दोनों को डिवाइड बाय 2 किया, है ना, एवरेज करने के लिए। और फिर आप उसको डिवाइड कर रहे हो एवरेज एम्प्लॉई से, जो कि आता है बिगिनिंग और एंड वाले का, प्लस करके डिवाइड बाय 2, और फिर लास्ट में इंटू 100, वो लास्ट में करोगे परसेंट में निकालने के लिए। फ्लक्स मेथड। कंबाइंड, सबका कंबाइंड ऑन एन एवरेज, पूरा आना जाना मिला के कितना का, वो क्या बोल सकते हैं उसको, एक वर्ड नहीं आ रहा है, कितने का वो भूकंप, क्या बोलना चाहिए हिंदी में। एडिशन में क्या क्या होते हैं? एडिशन में आपका 2 लोग जुड़ जाते हैं। नंबर ऑफ, देखो एडिशन में नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट भी आ जाता है और नंबर ऑफ न्यूली रिक्रूटेड भी आ जाता है। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है न्यू पर्सन फॉर एग्जिस्टिंग पोस्ट, पुराने के बदले नया, और न्यूली रिक्रूटेड नए पोस्ट के लिए नया बंदा। जैसे यहाँ पे यूपीएससी का मैंने एग्जांपल दिया, यूपीएससी का कोई टीचर नहीं है, उसमें ले आया मैंने, तो वो न्यूली रिक्रूटेड। और मैं कॉस्ट का हूँ, मैं छोड़ के चले गया, तो कॉस्ट का दूसरा लाना पड़ेगा, वो रिप्लेसमेंट। दोनों को जोड़ के कहलाता है एडिशन। अपन यहाँ पे एडिशन ले, तो इसलिए तो देखो यहाँ पे मैंने रिप्लेसमेंट नहीं लिया, क्योंकि रिप्लेसमेंट जो है वो ऑलरेडी एडिशन में जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर है 4 मेथड। चलो इसका क्वेश्चन बनाएंगे। अब दिक्कत ये है ना, आपका मॉड्यूल एकदम लास्ट में दिया है, इसका बीच का ये अलग टॉपिक है, अलग अलग फैला के देता है क्वेश्चन। हाँ सर ये लो, फोन पे डाउनलोड करो तो होते ही नहीं। क्यों नहीं होता है, 8 MB का तो है। नहीं मतलब ऐसा उसमें जाओ ना, हाँ। टैप करो तो आते ही नहीं है, मतलब download। वो कई बार लोड नहीं होता है,
क्योंकि पूरी बुक का एक ही पीडीएफ है ना। सीए में कैसा होता है, अलग अलग होता है चैप्टर वाइज। इसमें पूरा एक ही बुक है तो कई बार लोड होने में टाइम लगता है। हाँ सीए उसमें बढ़िया चैप्टर वाइज है चैप्टर वाइज है। तो खुल जाते हैं। चलो सुनो, एकदम आसान टॉपिक था, बातचीत क्यों कर रहे हो? बनाओ इसको। इलस्ट्रेशन 24 ट्राई करो एक बार, एकदम आसान है, मक्खन। एक बार आप करो ना, पहले लिखो, सबसे पहले लिखो सेपरेशन मेथड लिखो, पहले फॉर्मूला लिखो, फिर हम लोग चालू करेंगे। तब क्वेश्चन को पढ़ना। यहाँ बोल दिया ना लास्ट में, कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर बाय डिफरेंट मेथड्स, मतलब सारे मेथड्स हमको निकालना ही है। तो हम लोग सीक्वेंस में चलेंगे, हम लोग अपना सीक्वेंस लगाएंगे। सबसे पहले आप लोग सेपरेशन मेथड लगाओ, भाई बंदा छोड़ के जाएगा तभी तो नया लाएंगे। सबसे पहले निकालो सेपरेशन मेथड, लिखो सेपरेशन मेथड इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेपरेशन अपॉन एवरेज एम्प्लॉय इनटू 100। सर अब क्वेश्चन पढ़ेंगे कितना सेपरेशन है कितना एवरेज है। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कुछ नहीं बोले आपने। फिर से बोलो। नंबर ऑफ जो कल लिखवाया था, कौन सा जो कल लिखवाया था? नंबर ऑफ नहीं, अभी जो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट क्यों नहीं आई है फ्लक्स फैक्टर। अच्छा, क्योंकि एडिशन में जुड़ा हुआ है ना पहले से। नंबर ऑफ एडिशन मतलब, नंबर ऑफ एडिशन कैसे आता है? दो चीजों को जोड़ के आता है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट और न्यूली रिक्रूटेड, दोनों को जोड़ के एडिशन आता है। तो एडिशन में तो रिप्लेसमेंट घुस गया ना पहले, फिर अलग से दो बार फिर से जोड़ोगे तो 2 बार काउंटिंग हो जाएगा उसका। सर 25 छोड़ के गए 40, मतलब हाँ। 25 छोड़ के गए 40 को हमने निकाल दिया। हाँ चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। ड्यूरिंग अक्टूबर 2021, हाँ देखते हैं। ड्यूरिंग द मंथ 25 लेफ्ट, नहीं 25 और 40 65, तो वो सेपरेट तो हुए ना। लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज लिखवाया था कल, और मत लिखो कॉपी में। लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज दोनों लिखवाया था, देखो फोटो कल का। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। लेबर फोर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ इज 1900 एंड एट द एंड ऑफ द मंथ 2100। एवरेज एम्प्लॉय हो गया 2000, अलग से दिखेगा। एवरेज क्या होता है? दोनों का मिड पॉइंट होता है। 1900 2100 का मिड पॉइंट, वो प्लस करके आपको डिवाइड बाय 2 दिखाना पड़ेगा। 2000 आपका एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो गया, ठीक है। एवरेज ये 1900 बिगिनिंग का है, और एट द एंड में बोलते हैं, एंड में 2100 था। 1900 प्लस 2100 4000 हुआ, डिवाइड बाय 2 2000 हुआ। ये आपका एवरेज एम्प्लॉय हुआ, ठीक है, जो नीचे आता है, जो डिनोमिनेटर में आता है नीचे। फिर ड्यूरिंग द मंथ 25 पीपल लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है खुद से छोड़ के चले गए, हमको नहीं करना है तुम्हारी कंपनी में काम, सुना के चले गए। एंड 40% वर डिस्चार्ज, 40 लोगों को कंपनी ने धक्के मार के निकाल दिया। तो सेपरेट कितने हुए? 65 हुए ना। तो कर लो, सेपरेशन मेथड हो गया 65 अपॉन 2000 इंटू 100, 3 हाँ ये देखो 3.25 आपका सेपरेशन मेथड, ठीक। 65 अपॉन 2000 इंटू 100, इतना क्लियर है? आगे ऐसे एक एक स्टेप में एक एक निकालते जाओ। अब अगला क्या आता है? रिप्लेसमेंट मेथड, मतलब हम लोग अपना सीक्वेंस फॉलो करेंगे ना। सेपरेशन मेथड के बाद हम लोग कौन सा निकालेंगे? रिप्लेसमेंट मेथड निकालेंगे। तो लिखो रिप्लेसमेंट मेथड इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट अपॉन एवरेज एम्प्लॉय। 1.25। देखते हैं। फॉर्मूला लिखे सब लोग अच्छे से। रिप्लेसमेंट मेथड इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट मतलब अभी मैं चीख के समझाया था, जो पुरानी पोस्ट के लिए नए बंदे आए हैं, एग्जिस्टिंग पोस्ट के लिए न्यू एम्प्लॉय जो है वो रिप्लेसमेंट कहलाता है। तो देखो क्वेश्चन थोड़ा धीरे बातचीत थोड़ा डिस्कस करेंगे तो भी धीरे। देखो 280 वर्कर्स वर एंगेज्ड। एंगेज्ड का मतलब होता है लाए गए हैं। हम 280 बंदों को लेके आए हैं, टोटल 280 बंदे आए हैं, ठीक है। आउट ऑफ विच मतलब जिसमें से ओनली 30 वर अपॉइंटेड इन द वैकेंसी क्रिएटेड बाय द नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड। 30 क्या है? 30 रिप्लेसमेंट है। सेंटेंस से समझ आया ना क्या बोलता है? 30 वर अपॉइंटेड, भाई 30 लोगों को हमने लाया है। सर क्यों लाया है? इन द वैकेंसी, वैकेंसी मतलब होता है पोस्ट खाली थी। वो पोस्ट खाली क्यों थी? क्योंकि वो क्रिएटेड बाय द नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड। जितने लोग सेपरेट, देखो सेपरेट तो 65 हुए थे ना, सेपरेट कितने हुए थे टोटल? 65। वो सेपरेशन है वो हम निकाल चुके हैं। अब 65 जो छोड़ के गए थे उनके बदले में हमने 30 बंदे ही लेके आए हैं।
तो रिप्लेसमेंट आपका 30 ही कहलाएगा, ठीक है। और क्या वो 30 क्या है, 30 जो है ना वो 280 में इंक्लूड है। कैसे पता चला सर, क्योंकि यहाँ लिखा है आउट ऑफ विच 280, ये वैसे लिख के बताता हूँ 280 बंदे। चलो मैं बता देता हूँ, पहला क्वेश्चन है, ये आपका नंबर ऑफ एडिशन है, 280 आपका नंबर ऑफ एडिशन है। जितने टोटल मैंने लिखवाया ना, टोटल नए चेहरे वो 280 है। आउट ऑफ विच 30 एम्प्लॉय वर अपॉइंटेड इन द वैकेंसी ड्यू टू ओल्ड वर्कर जो सेपरेट हो गए, तो ये आपका रिप्लेसमेंट है। तो बाकी का 250 लोग आपने क्यों लाया होगा, बाकी बचा 250। इन बंदों को आपने क्यों ज्वाइन करवाया, आपने एक्सपेंशन किया होगा बिजनेस का, इसीलिए 250 बंदे अपन क्यों लाएंगे, नया ब्रांच खोल दिए होंगे इसलिए इतने बंदे लग गए हमारे पास। ये न्यूली रिक्रूटेड है। हाँ, पर अभी हम क्या करें, अभी तो हम रिप्लेसमेंट मेथड निकालना चाहते हैं ना, तो रिप्लेसमेंट क्या होगा 30/2000 इंटू 100, बस रिप्लेसमेंट 30 है, 30/2000 करो इंटू 100 करो, रिप्लेसमेंट मेथड का आंसर आ गया, ठीक है। ये देखो 1.5% आया सबका, 1.5% रिप्लेसमेंट का। तीसरा फिर हमने सीखा था एडिशन, तो सर मैंने तो पहले ही बता दिया, नंबर ऑफ एडिशन 280 है, 280 क्या इंक्लूड, दोनों चीजों को इंक्लूड करके बनता है ना, वो तो क्वेश्चन में अलग से दिया ही हुआ था। हाँ कितना, 14% आपका एडिशन का। क्लियर है, 280 बंदे आपने टोटल नए चेहरे आपने 280 को ज्वाइन करवाया है, जिसमें से 30 रिप्लेस है, 250 नए हैं न्यूली, हमको तो 280 लेना है टोटल नए चेहरे इंक्लूडिंग बोथ एम्प्लॉइज, ठीक है। फिर आपको फ्लक्स करना है, फ्लक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ सेपरेशन को लेंगे 65 प्लस नंबर ऑफ एडिशन को लेंगे 280। आप लोग बोलोगे सर रिप्लेसमेंट को नहीं लेंगे क्या, तो रिप्लेसमेंट इसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है 30, ये मानते हो, तो रिप्लेसमेंट जो है ऑलरेडी इस 280 में जुड़ा हुआ है, तो हमको रिप्लेसमेंट अलग से दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, दोनों को प्लस करो इंटू 1/2 करो, मतलब सीधा डिवाइड बाई 2 कर दो, फिर डिवाइड बाय 2000 करना, एवरेज एम्प्लॉय इंटू 100। 8.625 है तो 8.63%, एक ही मतलब 6 to 5 को राउंड ऑफ करके 63 कर दिया। हाँ ठीक है ना, 6 to 5 और 63 राउंड ऑफ करके 60, 25 को 30 बना दिया। ऊपर ही गया है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऊपर चले गया है थोड़ा। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ एडिशन। तो अब जाहिर आप डाउट पूछो मेरे से कि सर आपने रिप्लेसमेंट को क्यों नहीं लिया, 3 मेथड आपने सिखाया, एडिशन में जुड़ा हुआ है, तो बस सेपरेशन और एडिशन को लोगे इंटू 1/2 करोगे, मतलब सिंपल डिवाइड, एवरेज के लिए एवरेज, मैं सेपरेशन और एडिशन का एवरेज निकालेगा। फ्लक्स निकालो ना, फ्लक्स मतलब क्या है, अपने कंबाइन करके ओवरऑल बताना है, ठीक है। तो अपन एवरेज का सेपरेशन और एडिशन का ये एवरेज हुआ, इंटू 1/2 मतलब उसका एवरेज हुआ, प्लस करने के बाद इंटू 1/2 करना है, होल डिवाइडेड बाय एवरेज एम्प्लॉय, यानी कि भाई 2000 जो है आपका इस क्वेश्चन में, और लास्ट में इंटू 100 क्योंकि हमको परसेंट में चाहिए, ऐसा। ये फ्लक्स का है, ठीक, क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स का, क्या बात कर रहे हो सर, मजाक मत करो। पर चांस 10% है आने का, इसका आने का चांस 10% है, अगर आया तो 7 मार्क्स का ही देगा, ठीक। ठीक है, आगे आए, हो गया ये वाला 25, 1 नंबर क्वेश्चन। बुक नहीं है, बुक होता तो इसको करते IMP, मोस्ट IMP, मतलब क्या लिखना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी आ जाएगी तो कर लेंगे, 25 मतलब आप मिल जाएगी तो फिर उसी में क्या मिल जाएगी, मार्क कर लेंगे। हाँ ठीक है। सर नया बुक नहीं है ना अभी, नया तो कभी आएगा, वही टाइम लगेगा। सर कितना चेंजेस होगा उसमें? चेंजेस जो होगा वो सिर्फ हो सकता है तो टैक्स में होगा, लॉ में होगा, अकाउंट्स और कॉस्ट तो उसमें थोड़ी अमेंडमेंट आता है। कितना होता तो भी होता है तो कितना होता है? कितना मतलब कैसे, वो डिपेंड करता है ना चेंज जितना। कर सकते हैं ना, हाँ? 20-20 चेंज कर सकते हैं ना। वेटेज उतना चेंज नहीं होता, उधर थोड़ा 19-20 रहेगा, उतना ज्यादा नहीं। वो क्या अमेंडमेंट नया नया आता है ना लॉ का, टैक्स का, तो वो डालते रहते हैं एक्स्ट्रा सिलेबस अरे सर, अमेंडमेंट। रजिस्ट्रेशन करा लेना, हाँ सब पुराने हैं, अब पुराना हो जाएगा ना। ठीक है ना, आप देख लेंगे ना, अभी उतना चिंता नहीं करना। वेट करो। अगर 500 पेज का बुक है तो मुश्किल से 5-10 पेज एक्स्ट्रा जुड़ता है, मतलब अमेंडमेंट का, बाकी तो सेम ही रहेगा। कॉस्ट सेम रहेगा ना। चलो टाइम वेस्ट नहीं, वापस आओ इधर।
निकुंज इलस्ट्रेशन 25। चलो एकदम ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन है, सीधा मैं बताता हूँ, ठीक है, सीधा मैं ही रीड कर रहा हूँ, आप लोग समझते जाओ, मेरे को बस सुनते जाओ और कुछ मत करो। टॉपिक यही है, लेबर टर्नओवर का ही टॉपिक है, क्योंकि यहाँ बोला है। देखो सबसे पहले देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की खासियत ये होती है, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे कॉस्ट हो, चाहे ग्रुप 2 में FM हो, जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, आप उसमें पहले सबसे लास्ट में देखो पूछा क्या है। उत्तम, सबसे पहले आप लास्ट में देखो कि पूछा क्या है, तब तो अपन क्वेश्चन पढ़ पाएंगे और एनालाइज कर पाएंगे दिमाग में कि हाँ इसका ये काम है, इसका वो काम है, ट्रीटमेंट क्या होगा तब समझ आएगा। ऐसे पढ़ोगे समझ नहीं आएगा। अनसीन पैसेज में भी इंग्लिश में मैं यही सिखाता हूँ, अगर पढ़ते मेरे से इंग्लिश कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, तो देखो पढ़ते हैं। Assuming that the potential production lost as a consequence of labor turnover, आपका क्या है जो पोटेंशियल प्रोडक्शन है, पोटेंशियल मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना आपके अंदर पोटेंशियल है पर आप उसको यूज मतलब क्षमता है काम करने की पर आप कर नहीं गए, बोलते हैं ना बंदे के में दिमाग है पर वो पढ़ाई नहीं कर गए, ये वही है पोटेंशियल प्रोडक्शन लॉस्ट। आपके अंदर पोटेंशियल था, आप प्रोडक्शन कर सकते थे बट वो प्रोडक्शन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि लेबर टर्नओवर हो गया ना, पुराना बंदा छोड़ के चले गया तो काम कौन करेगा, नए बंदा लाना पड़ेगा, उसको फिर सिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, फिर वो कुछ कुछ गलतियां करेगा, नया बंदा है गलतियां करेगा, तो जो प्रोडक्शन आप कर सकते थे वो आप नहीं कर पाओगे। ये चीज समझ आई? पुराना बंदा छोड़ के जाएगा, चंदू दीदी छोड़ के चली गई तो सब काम कौन संभालेगा, काम अटक जाएगा, एक हफ्ता लगेगा मान लो नया ढूंढने में, चंदू दीदी का रिप्लेसमेंट चाहिए, मान लो एक हफ्ता ढूंढने में निकल गया, एक हफ्ते का काम गया, नुकसान हो गया। नया कोई बंदा आया, उसको पूरा काम सिखाना पड़ेगा, देखो हमारे यहाँ ऐसा काम होता है, आपको ये काम सीखना है, ये संभालना है, फिर वो गलती करेगा तो उसमें भी आपका नुकसान होगा ना, बस आपको वही निकालना है कितने का नुकसान हुआ है। तो देखो assuming that potential production loss as a consequence of labor turnover could have been sold, find out the profit foregone last year on account of labor turnover। प्रॉफिट फॉरगॉन का मतलब होता है जो प्रॉफिट आप कमा सकते थे पर नहीं कमा पाए क्योंकि लेबर टर्नओवर हो गया, पुराना लेबर छोड़ के चले गया, उसकी जगह नया लाओगे, नए को सिखाओगे, वो गलतियां करेगा। तो चलो क्वेश्चन पढ़ना चालू करते हैं। हमको निकालना है कितना प्रॉफिट हम नहीं कमा पाए। ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको लॉस हो गया, लॉस नहीं हुआ है, प्रॉफिट हुआ है बट उतना नहीं हुआ जितना हो सकता था। अगर पुराना लेबर साथ देता तो हम और आसमान छू देते, बट वो छोड़ के चले गया तो हम उसमें फंस गए। द मैनेजमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड इज वरीड, वो चिंता में है, अबाउट द इंक्रीजिंग लेबर टर्नओवर इन द फैक्ट्री। फैक्ट्री में लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा हो गया। एंड बिफोर एनालाइजिंग द कॉजेस एंड टेकिंग रेमेडियल स्टेप्स, ये सब टाइम पास कर गए, दे वांट टू हैव एन आइडिया ऑफ प्रॉफिट फॉरगॉन एज अ रिजल्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। कितने का प्रॉफिट का नुकसान हुआ है ड्यू टू लेबर टर्नओवर लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का आपको सेल दे दिया है, अब मेन चीज अब चालू होती है। ये सब तो कहानी बता रहा था, केस स्टडी था, मेन चीज तो अब चालू होता है। लास्ट ईयर का सेल दिया हुआ है 83,03,300, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ऐसे आपको ये आपको मैं आपके माइंड में लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। एग्जाम में आप बैठे हो, ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो अभी तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग लिखोगे क्या अलग से? नहीं, आप लोग ये अपने दिमाग में लिखोगे, ताकि जब तक ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हो जाता ये आपके दिमाग में सेव रहे। दिमाग में सेव कर दो, जब भी मैं पूछूंगा सेल, वहां आपकी नजर जानी चाहिए अलग से। एंड द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो वॉज 20%। ये अभी आप लोग नहीं सीखे हो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है अभी मैं बता देता हूँ। वैसे आपके चैप्टर 13 में आएगा, 20% दिया हुआ है, मैं बताऊंगा अभी इसका क्या काम है। पीवी रेशियो इसको शॉर्ट में कहा जाता है। पीवी रेशियो दिया हुआ है 20%, ठीक है, बताता हूँ क्या होता है। द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड, टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड मतलब जितना घंटा उन्होंने काम किया है, डायरेक्ट लेबर ने जितना घंटा काम किया है वो है 4,45,000 घंटा। 4.45 लाख है, मतलब 4,45,000 घंटे डायरेक्ट लेबर ने एक्चुअली में काम किया है। माइंड में सेव रखना। एज अ रिजल्ट ऑफ डिले, मतलब देखो अमित सर को डिले हो गया, क्यों डिले हुआ? क्योंकि चंदू दीदी का रिप्लेसमेंट ढूंढने गए थे। तो एज अ रिजल्ट ऑफ द डिले बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट इन फिलिंग द वैकेंसी ड्यू टू लेबर टर्नओवर, 1 लाख पोटेंशियली प्रोडक्टिव आवर्स वर लॉस्ट। अमित सर क्या कर गए थे, जो एम्प्लॉय छोड़ के चले गया, चंदू दीदी छोड़ के चली गई, मैं छोड़ के चले गया, तो अमित सर अब अकाउंट्स छोड़ के 11-12 आप लोग को पढ़ाना छोड़ के क्या करेंगे, हम लोग का रिप्लेसमेंट ढूंढने निकल जाएंगे कि भाई कॉस्ट का टीचर चाहिए, मैनेजमेंट के लिए कोई ऑफिस में बैठने के लिए चाहिए। वो आप लोग को पढ़ा नहीं पाएंगे उस केस में जब तक नया बंदा ना मिल जाए। तो मतलब 1 लाख रुपए, 1 लाख घंटे उनके इसी में निकल गए कि नया बंदा चाहिए, नया बंदा चाहिए। हमारी कंपनी का 1 लाख घंटा जो कि पोटेंशियल था,
हम चाहते तो उसमें काम कर सकते थे। पोटेंशियली प्रोडक्टिव आवर्स आपका नुकसान हो गया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पोटेंशियली प्रोडक्टिव, पोटेंशियल आवर्स लिख देता हूँ जो आप काम कर सकते थे पर नहीं कर पाए, 1 लाख घंटा। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो पोटेंशियली आवर्स है क्या ये एक्चुअल आवर्स में इंक्लूड होगा या नहीं होगा? 4,45,000 जो ने काम किया है एक्चुअल आवर्स वर्कड है, ठीक है, और पोटेंशियल आवर्स मतलब होता है जो हम काम कर सकते थे पर नहीं कर पाए। तो 1 लाख घंटा उसमें इंक्लूड है कि नहीं है? क्यों नहीं है? होना और क्या सकते थे लेकिन नहीं किए ना, बात ही तो वही है। पोटेंशियल का मतलब ही वही है कि 1 लाख घंटा आप काम कर सकते थे पर नहीं किए। जब काम नहीं किए तो वो इसमें इंक्लूड क्यों होगा? मतलब अगर मैं आपको बताऊं, आप 5,45,000 घंटे काम कर सकते थे, दोनों को ऐड कर लो, 5,45,000 घंटा काम कर सकते थे। $5,45,000 घंटा साल का आप काम कर सकते थे, जिसमें से 1 लाख घंटा तो आपका नुकसान हो गया क्योंकि हम लेबर का वैकेंसी भरने में बिजी हो गए थे, तो हमने एक्चुअली में 4,45,000 घंटा काम किया। ये चीज क्लियर है? टोटल आप करने को 5,45 कर सकते थे, 4,45 किया और 1 लाख घंटा नुकसान हो गया। ठीक है, आगे देखो, तो कचरा थोड़ा मिटाते हैं तो आगे हमको क्लियर होगा। यहाँ से पढ़ना है हमको, द एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स। सर एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स मतलब इसकी बात कर रहे हैं, तुरंत मन में आना चाहिए, 4,45,000 घंटे की बात कर रहे हैं। इंक्लूडेड 30,000, सर इसमें 30,000 है इंक्लूडेड है। क्या चीज का इंक्लूडेड है? एट्रीब्यूटेबल टू ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट्स, मतलब जो नए बंदे आए थे, न्यू रिक्रूट जो नए बंदे आए थे उसको ट्रेनिंग में लगे हैं। 4,45,000 काम हुआ है बट उसमें से उसी में इंक्लूड है, क्वेश्चन बोल रहा है इंक्लूडेड है 30,000 घंटा ट्रेनिंग द न्यू रिक्रूट्स, out of which half of the hours were unproductive। अनप्रोडक्टिव मतलब उसमें प्रोडक्शन नहीं हुआ, मतलब काम तो हुआ, मतलब हम बिजी थे, कहीं ना कहीं बिजी थे पर प्रोडक्शन नहीं हुआ है। हम लोग फैक्ट्री में ही थे बट प्रोडक्शन नहीं हुआ है। हाफ ऑफ विच, हाफ बोला है, हाफ ऑफ द आवर्स, तो हाफ किसका? 4,45,000 का हाफ कि 30,000 का हाफ? 30,000 का, सेंटेंस ही वही बोला गया ना, 30,000 घंटा इंक्लूड है, आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द आवर्स, मतलब इसमें से जो 15,000 घंटा है वो आपका क्या है? अनप्रोडक्टिव है। तो सर बाकी का 15,000 क्या होगा? प्रोडक्टिव होगा। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि अब आप लोग मेरे को बताओ कि 4,45,000 तो एक्चुअल हमने काम किया था बट उसमें से मेरे को फाइनली मेरे को प्रोडक्टिव चाहिए, प्रोडक्टिव वर्क्स कितना काम हुआ है वो बताओ। 4,500 मतलब 15,000 माइनस कर देंगे। 15,000 को माइनस कर दोगे, ठीक है, बस यही तो हम सीखना, यही तो पूछना चाहता था। 4,45,000 काम हुआ है जिसमें 30,000 जुड़ा हुआ है। अब 30,000 के 2 हिस्से, क्वेश्चन में बताया, मैं नहीं किया अपने मन से कुछ भी। 30,000 उसमें जुड़ा हुआ था जो कि ट्रेनिंग में गया है, जिसमें से आधा ट्रेनिंग जो बकवास था, अनप्रोडक्टिव था, बाकी का 15,000 प्रोडक्टिव था, तो उसको इंक्लूड रहने दो, वो इंक्लूड है ना। 30,000 इंक्लूड है मतलब सर ये 15,000 भी इंक्लूड है, ये वाला 15 भी इंक्लूड है, तो ये वाला इंक्लूड होना ही चाहिए। प्रोडक्टिव है तो वो रहे, जो नॉन प्रोडक्टिव है मैं उसको 15,000 को माइनस कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड, ये तो भाई था एक्चुअल आवर्स वर्कड, मैं लिखूंगा प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा 4 लाख, ये दिखाना पड़ेगा प्रोडक्टिव आवर्स कहाँ से आया, 4,45,000 माइनस 30,000 डिवाइड बाई 2, ऐसे दिखा सकते हो, फ्रैक्शन में भी दिखा सकते हो। तो आपका 4,30,000 घंटा प्रोडक्टिव आवर्स काम हुआ है, 4,30,000, इसमें कोई दिक्कत? प्रोडक्टिवली आपने, इफेक्टिवली आपने 4,30,000 घंटा काम किया है, जितने में एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है। काम तो 4,45 किए थे, कर सकते थे 5। आप देखो जैसे फैमिली ट्री बनता है वैसे बनाता हूँ, देखो फैमिली ट्री कैसा बनता है, करने को तो आप 5,45 काम कर सकते थे, जिसमें से 4,45 काम किए हो और 1 लाख तो पहले ही नुकसान था, 1 लाख तो पहले ही लॉस्ट है पोटेंशियल प्रोडक्टिव वर्क से, जो कि लॉस्ट हो गया। अब 4,45 में भी दिक्कत है, उसमें 30 जुड़ा हुआ था, देखो फैमिली ट्री बना रहा हूँ ना, जिसमें से 15,000 अनप्रोडक्टिव है और 15,000 प्रोडक्टिव है, तो हमको तो अनप्रोडक्टिव हटाना है ना। तो अगर मैं ये वाले का फैमिली ट्री देखूँ, ये वाले का फैमिली ट्री, इसका फाइनल आंसर क्या बनता है? 4,30,000। अभी वही तो निकालिए ना, फाइनल प्रोडक्टिव कितना हुआ? 4,30,000 हुआ, ठीक है। और 1 लाख तो अलग ही है, 1 लाख एकदम अलग है, ये वाला जो मैं काम कर सकता था पर नहीं कर पाया। तो अब मेरे को एक बात बताओ,
ये जो मैंने सेल किया होगा 83,03,300 का जो सेल है, ये रुपीस में है, ये अमाउंट में है। कितना घंटा काम करके मैंने ये सेल किया होगा? ऑप्शन ए 5,30,000, ऑप्शन बी 4,30,000। ऑप्शन किस दम पे दे रहा हूँ वो सुनो। ये मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सर ये जो सेल हमने किया है ये एक्चुअल सेल है, इतने का ही सेल हमने किया है पिछले साल 83,03,300। ये जो सेल है हमने कितने घंटे में इतना सेल किया होगा? 4,30,000 में इतना सेल किया होगा, या फिर ये 1 लाख जो है ये मिला के दोनों मिला के 5,30,000 में सेल किया होगा? 4,30,000। तो ये चीज क्लियर हमको हो गई कि सर जो 83,03,300 का सेल है वो एक्चुअल सेल है, तो भाई वो उतने ही घंटे का होगा ना जितना आपने एक्चुअली में प्रोडक्टिव वर्क्स काम किया है। तो एक्चुअल में प्रोडक्टिव वर्क्स काम कितना हुआ है? 4,30,000 घंटा। मतलब अब अगर मैं, चलो सब कैलकुलेटर निकालो, मतलब अगर मैं लिखो 83,03,300 लिखो, ये कितने घंटे का है? 4,30,000 घंटे का है। डिवाइड करो 4,30,000 इंटू कितना आपका आवर्स लॉस्ट हो गया? 1,00,000 घंटा का काम ही नहीं कर पाए, काम करने को कर सकते थे, कर ही नहीं पाए, इंटू 1,00,000 मतलब 19,31,000 का सेल आप कर ही नहीं पाए। कर सकते थे पर नहीं कर पाए। हाँ, इतना ये समझ आया। मेन मुद्दे की बात ये है, आपका 90% सॉल्यूशन हो गया। 1,000 घंटा जो सर मतलब जो काम अपन कर सकते थे उसके कारण हमारे ये इतना 19,30,000 का सेल नहीं हो पाया। चाहते तो कर सकते थे, 19,31,000 का माल हम और बेच सकते थे उन 1,00,000 घंटे में, पर नहीं बेच पाए। नहीं बेचता। समझ, और यही तो हमको निकालना था। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और चीज बाकी है, बट मेन चीज हमको यही तो निकालना था। इतना समझ आया? क्वेश्चन में मेरे को दिया हुआ, सबसे पहले यही दिया हुआ था कि 83,03,300 का आपने सेल किया है। अब हमने जो दिमाग लगाया वो किसमें लगाया? घंटों में, कि एक्चुअल में प्रोडक्टिव वर्क्स कितना काम हुआ है। तो काम हुआ है 4,45, बट उसमें भी प्रोडक्टिव देखना है ना, तो मैंने नॉन प्रोडक्टिव को माइनस कर दिया। जो 15,000 था, 30,000 जोड़ा था, उसका आधा प्रोडक्टिव था, वो माइनस कर दिया। मतलब ओवरऑल प्रोडक्टिव वाइज देखा जाए तो ये 4,30,000 घंटे का है। डिवाइड करोगे तो 1 घंटे का आ जाएगा। भाई 1 घंटे का थोड़ी चाहिए हमको, तो हमारा तो 1,00,000 घंटे का नुकसान हुआ है, 1,00,000 घंटे हमारे लॉस्ट हो गए हैं। तो 1,00,000 घंटे में आप क्या कर सकते थे? 19,31,000 का माल, ये रुपीस में है, 19,31,000 रुपीस का माल और सेल कर सकते थे उन 1,00,000 घंटे में, जो आप नहीं कर पाए। ये समझ आया? ये है आपका सेल्स फॉरगॉन। बट हमको फॉरगॉन मतलब क्या? जो कमा सकते थे नहीं कमा पाए। फॉरगॉन वर्ड का मतलब वो आपके हाथ में था पर हाथ से फिसल गया। क्या चीज? तो उसको तो माइनस कर दिया ना, तभी तो 4,30,000 से डिवाइड कर रहा हूँ उसको तो माइनस कर दिया। नॉन प्रोडक्टिव, हाँ वही है, हाँ वही है, हाँ वही सर। प्रोडक्शन नहीं होगा ना। नॉन प्रोडक्टिव मतलब क्या? लॉस्ट नहीं, प्रोडक्शन नहीं हुआ ना। हमको प्रोडक्शन के दम पे सोचना है। आपको मतलब जब आप बिजनेसमैन हो ना, तो आपको खड़ूस एकदम वो हिटलर बन जाना है। मतलब ऐसा हिटलर बनना मतलब ये नहीं कि हम उसको खाने को नहीं दे रहे, खाने को देंगे, बट हम ये बोलेंगे, हम तो हमारे दिल में तो पत्थर लगेगा ना कि भाई प्रोडक्शन नहीं हुआ। हमको तो मन में दुखेगा कि पैसा दे रहे साले को, बट वो खाना खा गए, हमारा काम नहीं कर गए। मन में तो दुखेगा ना आपको, पर अपन उसको रोक नहीं सकते। खाना तो खाना पड़ेगा, उसको खिलाना पड़ेगा। मन में दुखेगा कि पैसा दे गए। तो इसलिए इफेक्टिव प्रोडक्टिव वर्क सब 4,30,000 देखोगे, ठीक है। गजेंद्र जो 15 बोल रहे हो, 15 तो मैं माइनस कर दिया ना। 4,45,000 घंटा काम हुआ था एक्चुअली में, है ना। यहाँ बोला है एक्चुअल जो आवर्स है, एक्चुअल आवर्स 445 है, मैंने यहाँ लिखा 445, ठीक है। इसमें 30,000 इंक्लूड है, यहाँ लिखा था देखो, द एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स इंक्लूडेड 30,000 इंक्लूड था। तो क्या मैं 30,000 पूरा माइनस कर दूं? 30,000 इंक्लूड है ना इसमें, तो इंक्लूडेड है लिखा है। 30,000 पूरा माइनस कर दूं क्या? नहीं। आगे बता रहे आउट ऑफ 30,000 में से हाफ ऑफ द आवर्स वर अनप्रोडक्टिव, तो मैं 30,000 का आधा 15,000 ही इसमें से माइनस कर दूंगा, है ना। तो 4,30,000 आया। वैसे तो चालू है, हवा नहीं फेंक रहा है। इंटरनल कंट्रोल, ये समझ आया? आपने क्या निकाल लिया? सेल्स फॉरगॉन निकाल लिया, निकुंज और अभिषेक। अलग बिठाऊंगा।
आगे पीछे होना। तो देखो फॉरगॉन वर्ड का मतलब होता है जो आपके हाथ में था पर नहीं हाथ में आने वाला था, आ सकता था पर नहीं आया, फिसल के निकल गया। तो क्या आपको थोड़ा धीरे साहिद, थोड़ा धीरे। तो क्या आपको सेल्स फॉरगॉन ही निकालना था? नहीं सर, हमको प्रॉफिट फॉरगॉन निकालना था। प्रॉफिट फॉरगॉन यहाँ बोला, ये देखो बोला प्रॉफिट फॉरगॉन। कितना प्रॉफिट? ये तो सेल है ना, हमको प्रॉफिट निकालना है। कितना प्रॉफिट आप नहीं कमा पाए तो इस सेल का आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। आप क्या करोगे? 19 लाख कॉस्ट नहीं पता, 19 लाख 31,000 क्या करोगे? ध्यान से सब लोग सामने देखेंगे। इनटू करेंगे 20%। सर 20% क्या है? अपने मन से कर रहे हो? नहीं, अपने मन से नहीं कर रहा हूँ। पीवी रेशियो हमको दिया हुआ था, 20%। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमको दिया हुआ है 20%। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 20%, तो मैंने निकाल लिया सेल का 20%। तो इससे क्या आता है आपका? प्रॉफिट। जाहिद निकुंज बैठ जाओ, मैं बता रहा हूँ, नहीं समझ आएगा। थोड़ा सा गर्मी है, थोड़ा सहल लो, मैं भी गर्मी में बैठा हूँ। कहाँ है ठंडी? पसीना आ रहा है पूरा, ये देखो गीला हो गया अभी पूरा। हाँ, तो वो क्या निकला? हाँ वही तो बता दिया ना मैं। पीवी रेशियो दिया हुआ था जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बता रहा हूँ। प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट वर्ड दिया हुआ है तो उससे थोड़ा सा हिंट लो अपने आप से। मैं बता रहा हूँ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 20% दिया है। आपको वही प्रॉफिट ही तो निकालना है ना, कितना प्रॉफिट आपका फॉरगॉन हुआ है। सेल्स फॉरगॉन थोड़ी निकालने बोला था, प्रॉफिट फॉरगॉन निकालने बोला था। तो मैं क्या करूँगा? सेल्स इंटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो इससे क्या निकलेगा पता है आपका? वैसे तो कंट्रीब्यूशन निकलेगा। ये अभी आप लोग को उतना डिटेल में नहीं समझ आएगा। चैप्टर 13 है जिसको आने में कम से कम 1-1.5 महीने तो लगेगा, हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना। तो चैप्टर 13 में आपको समझ आएगा। अभी आप लोग बस एक छोटा सा हिंट लो मेरे से, बस ज़्यादा डिटेल में अभी मत सोचो। आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है? प्रॉफिट फॉरगॉन। और दिया तो है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, दिया तो है, तो बस उसी को कर दिया। ये पी फॉर प्रॉफिट ही तो है ना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्चुअली में प्रॉफिट ही निकलेगा, उसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो अगर ये रफ में मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन से हट के कंट्रीब्यूशन क्या होता है वो बता रहा हूँ। कंट्रीब्यूशन हम क्या, किस चिड़िया का नाम है कंट्रीब्यूशन? देखो अलग से एग्जांपल ले रहा हूँ, क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। मान लो 2 प्रोडक्ट है ए और बी, फटाफट कर दो थोड़ा स्पीड में, सबका ध्यान सामने, थोड़ा सा भी भटकना नहीं। मैं दोनों का सेलिंग प्राइस आपको बता दिया। इसको मैं 100 में बेचता हूँ और बी को मैं 120 में बेचता हूँ। ये इसका सेलिंग प्राइस है, बेचता हूँ इतने में। तो क्या आप बता सकते हो, सिर्फ सेलिंग प्राइस को देख के बता सकते हो क्या कि कौन सा मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देगा, कौन सा प्रोडक्ट मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देगा? नहीं, ऐसा नहीं। क्या पता उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। मैं तो प्रॉफिट पूछ रहा हूँ ना, क्या पता उसमें कॉस्ट ज़्यादा होगी, मेरे को कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा तो प्रॉफिट पता चलेगा। तभी मैं अपना डिसीजन दे पाऊंगा कि ए ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा कि बी ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देगा। अच्छा, कॉस्ट 2 टाइप की होती है, कौन कौन सी? फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। आप मेरे को बताओ दोनों में से मैं कौन सी कॉस्ट माइनस करूंगा तो मेरा प्रॉफिट आएगा? कौन बोला दोनों? सही बोला भाई, प्रॉफिट निकालने के लिए तो दोनों माइनस करोगे ना। चलो फाउंडेशन इन लोग को याद आ गया थोड़ा सा। हाँ देखो, अगर मैं बोलूँ प्रॉफिट निकालना है भाई, तो प्रॉफिट निकालने के लिए तो दोनों माइनस करने का। गजेंद्र एकदम सही बोला, प्रॉफिट निकालना है, अगर प्रॉफिट निकालना है तो दोनों माइनस होगा। बट मैं थोड़ी बोल रहा हूँ प्रॉफिट निकालो, मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ किसका प्रॉफिट ज़्यादा है। बिना प्रॉफिट निकाले आप बताओ किसका प्रॉफिट ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करूँगा। तो मान लो इसमें वेरिएबल कॉस्ट है 60, इसमें मान लो वेरिएबल कॉस्ट है 90, ठीक है। तो अब इसको मैं माइनस किया, देखो 100 में 60 गया 40, 120 में 90 गया 30। अब इसका ही नाम है कंट्रीब्यूशन, इसी का नाम, इसी को हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो आप कंट्रीब्यूशन को देख के जज करो, प्रॉफिट आया ही नहीं है, प्रॉफिट है ही नहीं मेरे पास। प्रॉफिट तो तब आएगा सर जब मैं फिक्स कॉस्ट को माइनस करूंगा। बट मैं बोला नहीं, अभी फिक्स कॉस्ट मत माइनस करो, कंट्रीब्यूशन देख के बता दो कि कौन सा ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देगा। कौन ज़्यादा देगा? ए ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देगा, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। क्यों सर? क्योंकि जो इसका फिक्स कॉस्ट होगा ना, दोनों अगर आप माइनस कर भी लो, चलो टाइम वेस्ट करो, आप लोग टाइम वेस्ट करो, फिक्स कॉस्ट को माइनस करके टाइम वेस्ट करो कि 20 यहाँ से, तो सर फिक्स कॉस्ट है ये 20 भी यहाँ पे 20 ही होगा,
तो अब प्रॉफिट आया, इसका 20 आया, इसका 10 आया, ये प्रॉफिट है। तो देख लो किसका प्रॉफिट ज़्यादा आया, 20 आया ना। तो अपन अगर कंट्रीब्यूशन को देख के बोलेंगे तो गलत था क्या? नहीं। आपको ये होता है चैप्टर 13 मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग आपको ये बोलता है कि आप सेल में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करो, सिर्फ वेरिएबल को। तो आपके हाथ में जो आएगा वो कंट्रीब्यूशन आएगा, और कंट्रीब्यूशन के टर्म पे ही आप जज कर लो कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देगा। जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा उसका प्रॉफिट ज़्यादा, और जिसका कंट्रीब्यूशन कम तो उसका प्रॉफिट भी कम। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का जो आप माइनस करते हो, फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हो, वो दोनों में सेम होता है। कारण ये है, ठीक है। और इधर सुन लो, पीवी रेशियो भी बता देता हूँ, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, शॉर्ट में उसको पीवी रेशियो ही बोलते हैं। पीवी रेशियो का ही फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है? सर हमको पीवी रेशियो दिया हुआ है 20%, तो मैं यहाँ पुट कर दिया। और सर हमको सेल दिया हुआ है 83,03,300, तो भाई इससे क्या निकल जाएगा? कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा ना। और वही तो मैंने निकाला। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? सेल्स इनटू पीवी रेशियो, और वही तो मैंने किया इस क्वेश्चन में। समझ आया? प्रॉफिट आप नहीं निकाल सकते इस क्वेश्चन में, जो हम कर रहे हैं सॉल्व, प्रॉफिट आप नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि सर फिक्स कॉस्ट नहीं दिया हुआ है। फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तब तो जाके प्रॉफिट, एग्जैक्ट प्रॉफिट तो तभी आएगा ना जब आप फिक्स कॉस्ट को भी माइनस करोगे। फिक्स कॉस्ट दिया था क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया था। खाली दो चीज दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है और पीवी रेशियो दिया हुआ है ना। ये फॉर्मूला होता है, पीवी रेशियो का ही फॉर्मूला है। ये चैप्टर 13 में और डिटेल में सीखोगे। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100 पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है। अब पीवी रेशियो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 20%, सेल दिया हुआ है उसको मैं यहाँ डाला। अब सी आपको निकालना है तो क्या होगा? सेल वहां जाके इनटू हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बनेगा सेल इनटू पीवी रेशियो, और बस आप कंट्रीब्यूशन ही निकाल पाओगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं निकाल पाओगे। अगर फिक्स कॉस्ट दिया होता तो मैं क्या करता? कंट्रीब्यूशन तो आ गया ना सर आपके पास, जो भी आया कुछ 19,30,000 का, 19,31,000 था इंटू 20%, 386,200 आया होगा इंटू 20% करके 3,86,200, ये आपका कंट्रीब्यूशन आया है। अगर आप उसमें माइनस करोगे फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट आ जाता, बट फिक्स कॉस्ट दिया ही नहीं है ना, तो आप आगे जा ही नहीं सकते। आप बस कंट्रीब्यूशन को ही फाइनल आंसर मान लोगे। ये है आपका प्रॉफिट फॉरगॉन, मतलब 3,86,200। मैं यहाँ लिखूंगा कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन, फॉरगॉन भी लिख देना। फॉरगॉन मतलब जो आ सकता था हाथ में पर नहीं आ पाया, 3,86,200। इसमें कोई दिक्कत, 99% क्वेश्चन खत्म हो गया, बस 1% बाकी है, आगे आओ। बातचीत नहीं करो नहीं तो फिर छूट जाएगा। कंट्रीब्यूशन आ गया। हाँ एक जन लास्ट में क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, बहुत सारे। हाँ भाई 1% बचा है। और किसकी वैल्यू? सेल वैसे तो ये था 83,03,300 टोटल सेल हमको दिया हुआ था, जो कि ओवरऑल प्रोडक्टिव आवर्स के हिसाब से देखा जाए तो 4,30,000 घंटे का सेल है। हमने कितने का निकालना है? 1 लाख का निकालना है, क्योंकि 1 लाख ही तो घंटा है जो आप काम कर सकते थे पर नहीं कर पाए, पोटेंशियली प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट हो गया। तो सेल आया 19,31,000, पर मेरे को सेल थोड़ी निकालना था। पीवी रेशियो थी ये सेल्स की 20%। सेल्स का ही होता है हमेशा, फॉर्मूला ही वही ना, मैंने फॉर्मूला बताया। पीवी रेशियो का फॉर्मूला ही है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। तो अगर आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है तो सेल इनटू पीवी रेशियो ही करोगे हमेशा, तो आपका कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। हाँ बोलो कुछ। क्या गलत है? 2 पहले आएगा फिर 6 आएगा। हैं 19,31,000। 19 लाख का ये जो सेल फॉरगॉन है उसका निकालना है। हाँ 19,31,000। देखो 19,31,000 का सेल आप नहीं कर पाए, ये सेल का अमाउंट है ना, उतना सेल आप नहीं कर पाए, उसका आपको प्रॉफिट निकालना है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा प्रॉफिट फॉरगॉन बताओ, सेल्स फॉरगॉन नहीं बोला है। ये नहीं पूछा है कि अब है अभिषेक थोड़ा धीरे, ये नहीं पूछा क्वेश्चन में कि आप सेल फॉरगॉन बताओ, जो सेल आपने, ये अगर सेल फॉरगॉन पूछता तो ये फाइनल आंसर हो जाता। ये वो अमाउंट ऑफ सेल है जो आप सेल कर सकते थे पर नहीं कर पाए, बट सेल फॉरगॉन नहीं पूछा है, प्रॉफिट फॉरगॉन पूछा है। तो आप क्या कर दोगे उसको इनटू पीवी रेशियो। हाँ इंटू पीवी रेशियो से इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट आपका कंट्रीब्यूशन आएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। इतना पैसा आप कमा सकते थे पर नहीं कमा पाए। अब इसके अलावा जेब से भी कुछ पैसा लगा है, पूरा खत्म, मैंने बोला 99% खत्म हुआ है। 386,200 ये वो पैसा है जो आपके जेब में आ सकता था पर नहीं आया। ध्यान, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जेब में आ सकता था पर नहीं आया। इसके अलावा कुछ ऐसा भी अमाउंट है जो आपकी जेब से एक्स्ट्रा पैसा गया है,
देखो लास्ट की 2 लाइन बची थी। द कॉस्ट इनकर्ड, ये देखो कॉस्ट इनकर्ड मतलब 386,200 वो तो मिल सकता था, नहीं मिला वो तो नुकसान हुआ ही। उसके अलावा हाँ, उसके अलावा जेब से भी ये 4 पैसा और लग गया है, तो वो 386,200 और ये 4 को आप प्लस कर दोगे। क्या क्या है देखो, सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लीविंग, मतलब जो बंदे छोड़ के जा रहे थे हमने उनको उतना पैसा इनका बचा हुआ था, सेटलमेंट करने के लिए हमने उनको इतना पैसा दिया। फिर रिक्रूटमेंट कॉस्ट मतलब नए बंदे लाने का खर्चा, फिर उनको सिलेक्शन करने का खर्चा, फिर उनको ट्रेनिंग देने का खर्चा, ये आपको जेब से लगा है। अगर लेबर टर्नओवर नहीं होता, सुनो, अगर लेबर टर्नओवर होता ही नहीं तो क्या ये 4 खर्चे लगते? नहीं लगते, तो ये भी आपका नुकसान ही है ना। 386 ऐसे लिखो, मन में बोल बोल के लिखो कि 386,200 ये तो वो पैसा है जो हम कमा सकते थे, जेब में आ सकता था पर जेब में नहीं आया, उल्टा 4 पैसा जेब से एक्स्ट्रा लग गया, तो उसको चारों को जोड़ दो। 43 प्लस 40, बता, नया कैलकुलेटर लिया हूँ, प्लस का बटन ही नहीं दबता इसमें, 5 प्लस का खड़ा हट पगला, प्लस का बटन ही खराब है। 5 लाख आ रहे हैं। 5 लाख आ गया फाइनल आंसर, 5 लाख आपका फाइनल आंसर है। अगर आपसे ये पूछा ना प्रॉफिट फॉरगॉन, तो देखो 386 ये समझ आया कैसे निकाले। 83,03,300 का सेल था, वो प्रोडक्टिव 4,30,000 घंटे का था। प्रोडक्टिव बोलूंगा जानबूझ के, वो याद रखना, क्योंकि एक्चुअल में तो 4,45,000 का काम हुआ था, बस उसमें से 15,000 अनप्रोडक्टिव भी था, उसको हमने माइनस कर दिया। तो जो 83,300 का जो सेल है वो प्रोडक्टिवली 4,30,000 घंटे का है, और हमने 1 लाख घंटा खो दिया, तो उसका 19,30,000 का सेल हमने खो दिया। आज सेल कर सकते थे पर नहीं कर पाए, उसी का पीवी रेशो से इनटू किया तो आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन है वो जो पैसा आ सकता था पर नहीं आया, और ये जेब से उल्टा एक्स्ट्रा भी लग गया। 5 लाख का आपका नुकसान हो गया, सिर्फ लेबर छोड़ के गया उसकी वजह से। पुराना लेबर छोड़ के गया, नया लाए, 5 लाख का नुकसान हो गया। पूरा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट लगाओ अच्छे से, एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आते हैं है इजी। पहली बार इस टाइप का देखे हो ना, हाँ। अभी दूसरी बार टेस्ट में इसी को दूंगा, बन जाएगा। डिपेंड करता है, समझ आया। लेबर टर्नओवर का ही था, वो सब नहीं लगा। एडिशन मेथड्स, सेपरेशन मेथड, फ्लक्स, टॉपिक वही है बट एकदम अलग ही डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन था। टॉपिक वही है जो अभी हम लोग सीखे। अच्छा था मतलब क्वेश्चन। ठीक, कितने मार्क्स का आता है सर क्वेश्चन? 7। तो नहीं, आज 12:30 तक है टाइम मेरे पास। हाँ हाँ, 10:45 से 12:30 कितना होता है देख लो, जो टाइम है वो टाइम है। वो बीकॉम वाले कभी 1-2 दिन आएंगे हफ्ते में, तो जल्दी छुट्टी होगा थोड़ा सा, हफ्ते में 1-2 दिन आएंगे बस। हाँ चलो, अब नया चीज कहाँ बताऊँ, यहाँ बता देता हूँ। बहुत जगह। चलो नोट्स वाली कॉपी निकालो। अब हम मेन चीज सीखेंगे जो एग्जाम में जब से सबसे ज्यादा आता है। ये तो छोटा मोटा था, ये तो कम आता है। 2 ही क्वेश्चन था, इसके अलावा कोई मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन है ही नहीं। अगला टॉपिक दूंगा ना, और मैं सोच रहा हूँ एक साथ ही दूंगा। अभी तक मैं बोला था ना चैप्टर वाइज दूंगा, मजा हौच-पौच हो जाएगा। एक साथ बना के दूंगा पूरी बुक मोंटी वाली। हाँ बड़ी चलेगा। 1 महीना लगेगा अप्रॉक्स, 1 महीना लगेगा, चलेगा बढ़िया है। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है उसमें। 1 महीना अप्रॉक्स। टेस्ट क्यों नहीं होगा? पीडीएफ से फोन आप लिखते हो क्या कॉपी? 1 सेकेंड। शाहिद ही वो लड़का है जो सबसे ज्यादा डिजिटल पे भरोसा करता है, कॉपी में नोट नहीं करता है, वो फोन में, तो फोन में पीडीएफ आ जाएगा आपको। हाँ वो आ जाएगा पीडीएफ, तो घर की कॉपी यहाँ ले आया करो कभी। अच्छा चलो, मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पूरा लेबर चैप्टर इसी दम पे टिका हुआ है। अगर ये नहीं होता तो चैप्टर आपका खत्म। सबसे ज्यादा वी इम्पोर्टेंट है। आधा घंटा है, आधे घंटे में हो जाएगा। अब आप लोग बीकॉम वाले होते तो मैं बढ़िया से एक सेंटेंस बोलता, बट ठीक है।
बोल दो सारा नहीं बोलना, लेकिन छोड़ दो। ठीक है सर मत नहीं। बोल दो लेकिन छोड़। मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट शांत रखो। कल मैंने इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने बताया था दो बंदे हैं, एक एल्बर्ट आइंस्टाइन है। हाँ चालू कर दो उसको, ऊपर नीचे आ जाता है, बंद हो गया, ऊपर कर दो वापस। चल नहीं रहे यहाँ पर मतलब ही नहीं। ऑटोमेटिक सिस्टम है ना उसमें, सर दूसरे के लिए क्या समझ ऐसे नहीं घुसाना पड़ेगा, 5 मिनट बिल्कुल नहीं। सुनो, कल मैंने एक चीज बताई थी, देखो होता है तो हमारा प्रोजेक्टर को मत निकाल देना, पता नहीं, अरे बैठ जाओ ना, आधा घंटा है, चलो सुनो अब ध्यान से। एल्बर्ट आइंस्टाइन सुने हो, आइजैक न्यूटन सुने हो, और मैथ्स का कौन बनाया, ट्रिग्नोमेट्री कौन बनाया? ट्रिग्नोमेट्री नाम का ही कोई बंदा था, पता है, तभी वो बोलते हैं। अलग अलग लोगों ने अपना अपना फॉर्मूला बनाया है। नहीं, ट्रिग्नो ऐसा उसका एक नाम था कुछ, ठीक है। अलग देखो, साइंस की फील्ड में अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने अपना अपना फॉर्मूला बनाया है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऐसा ऐसा था, ठीक है, नाम याद नहीं आ रहा। मैं 2 साल पहले केमिस्ट्री पढ़ाया था 9th के बंदे को। एटम का एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम किसी को बनाता है, ठीक है, छोड़ो, सब चलता है। तो देखो यही चीज अभी कॉस्ट में भी है, कॉमर्स में भी ऐसे। भाई कौन बोलता है कॉमर्स में साइंटिस्ट नहीं होता? जो आप लोग बीएसटी में पढ़े थे, FW टेलर और हेनरी फेयोल, इनको साइंटिस्ट ही कहेंगे ना। साइंटिस्ट मतलब वो नहीं जो साइंस पढ़ता है, साइंटिस्ट मतलब वो जो कोई नया नया इन्वेंशन करता है। अगर आप भी कोई नया इन्वेंशन करते हो, साइंस की कोई डिग्री नहीं है, इन्वेंशन कर दो, आप भी साइंटिस्ट कहलाओगे, ठीक है। हाँ, राइट ब्रदर्स जिन्होंने सबसे पहला एरोप्लेन बनाया, तो साइंटिस्ट थे क्या? मतलब साइंटिस्ट, हाँ साइंटिस्ट थे ना भाई, इन्वेंशन किए ना, उसके नहीं थे, मतलब वैसा। हाँ मतलब पीसीएम वाले नहीं थे, पीसीएम पीसीबी उन लोग नहीं पढ़े थे। साइंटिस्ट वो नहीं होता जो पीसीएम पढ़े पीसीबी पढ़ के पास होता है। जो भी कोई नया चीज का आविष्कार हो जाए वो साइंटिस्ट होता है। तो इसमें आपके 9 ठोक साइंटिस्ट है, अलग अलग 9 फॉर्मूले आपको जानने हैं कि अलग अलग तरीके से आपको वेजेस निकालना है कि भाई इसका मतलब आपको डेटा पूरा दे देगा, इतना घंटा काम किया, इतना पैसे का बात हुआ था, या इतना सामान बनाया, इतना का बात हुआ, आपको फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहला, हाँ 9 नहीं लगेगा। आप ये टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, इसकी वजह से एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। मैं चालू कर रहा हूँ तो नहीं लगेगा। हाँ तो वही तो कर रहे। सबसे पहला होता है टाइम बेसिस, सबसे पुराना, सबसे क्या सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, टाइम बेसिस। जितना घंटा तुम काम किया उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअल आवर्स मतलब जितना उसने एक्चुअल आवर्स वर्क किया है ना, एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाइड बाय वेज रेट पर आवर। कि भाई अगर मैं आपको बता दूं कि महीने भर में उस बंदे ने 200 घंटा काम किया है, मैं उसका टाइम बेसिस पे वेजेस फिक्स किया हूँ। मतलब जितना टाइम वो काम करेगा, तो मैंने नोटिस किया कि महीने में इस बंदे ने 200 घंटा काम किया है, तो एक्चुअल आवर्स वर्क में लिख दूंगा 200 आवर्स, क्वेश्चन में दिया रहेगा, इनटू वेज रेट पर आवर। कि भाई 1 घंटे का वेजेस कितना देगा, मान लो 50 रुपये देगा, क्वेश्चन में बता देगा। तो बस 200 इंटू 50, 10,000 रुपये आपका वेजेस हुआ। महीने का आप उसको 10,000 दे गए हो, 200 घंटा वो काम किया है, क्वेश्चन में बताएगा। 50 रुपये हर घंटे का आप उसको दे गए हो, क्वेश्चन में बता देगा। चुपचाप दोनों को मल्टीप्लाई करना है, खत्म, पहला फॉर्मूला। टाइम बेसिस समझ आया। दूसरा, इसका नाम नहीं, ये तो जमाने से चलते आ रहा है, ठीक है। दूसरा, पीस बेसिस या आउटपुट बेसिस। पीस बेसिस बोलेंगे या आउटपुट बेसिस बोलेंगे, यूनिट्स के हिसाब से। यहाँ पे आप टाइम के हिसाब से दे रहे थे और अभी आप यूनिट्स के हिसाब से दोगे, मतलब एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, जितना सामान वो बनाया इनटू वेज रेट पर यूनिट। सिंपल सी बात है भाई, अगर आप एक्चुअल आवर्स ले गए हो तो वेज रेट पर आवर का लोगे 1 घंटे का, और दूसरे वाले फॉर्मूले में आप एक्चुअल यूनिट्स को ले गए हो तो वेज रेट भी क्या होना चाहिए, 1 यूनिट का होना चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई कर पाऊंगा।
लॉजिकली जितना यूनिट्स बनाया इनटू एक यूनिट का कितना मिलेगा। सेम ले लो ना, दिक्कत क्या है, वो 200 घंटा था, आप इसको 200 यूनिट्स मान के चलो। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा सेम रहेगा, मान के चल लो वो 200 आवर्स था, ये 200 यूनिट्स है, इनटू ले लो 60 रुपये पर यूनिट। देखो यहाँ मैं लिखता हूँ पर आवर, और यहाँ क्या लिखूंगा पर यूनिट। 60 रुपये एक यूनिट का मिल रहा है, 200 यूनिट्स उस बंदे ने बनाए हैं, तो मिल जाएगा इसको 12,000 रुपये। ठीक, फिर चाहे वो एक हफ्ते में बनाए हो चाहे महीने में, मतलब यूनिट्स के हिसाब से तुम जितना पीस बनाओगे उतना पैसा मिलेगा। मतलब यहाँ पे टाइम देखो, ऊपर वाला फॉर्मूले में टाइम मैटर करता है, यहाँ पे कितना घंटा काम किए वो मैटर करता है, यूनिट्स मैटर नहीं करता। कितना यूनिट्स बनाए भाड़ में गया, कितना घंटा काम किए वो बताओ, और ये उसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे सेकंड वाले में मैटर करते हैं तुमने कितना यूनिट्स बनाया, टाइम कितना लिया फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो हफ्ते का है चाहे महीने का है चाहे साल का है। 200 यूनिट्स बनाए ना, इतना पैसा तुमको मिलेगा, यूनिट्स के हिसाब से मिलेगा, कितना टाइम ले रहे हो उससे मैटर नहीं करता। ठीक है, तो ये दो जो है वो सबसे पुराने ज़माने के, जब से बिजनेस चालू हुआ है तब से ये है। फिर बाद में नए नए बंदे आते गए और अपना फॉर्मूला बनाते गए। तो सबसे पहला बंदा वही है आपका 12th में जो था टेलर, उसने एक फॉर्मूला बनाया, लिखो टेलर डिफरेंशियल पीस रेट, ये ओ है ना, TAYLOR, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट, डिफरेंशियल पीस रेट। ठीक है, ये ना सेकंड वाले से मिलता जुलता है। सेकंड वाला पीस रेट ही तो था सर, सेकंड वाला भी पीस रेट था, थर्ड वाला भी पीस रेट है, बट टेलर ने क्या दिमाग लगाया, डिफरेंशियल पीस रेट, मतलब अलग अलग बंदे को हम अलग अलग पीस रेट देंगे। फॉर एग्जांपल के लिए देखो, पहले मैं सेकंड वाला आपको सॉल्व करके बताता हूँ। सेकंड वाला जो था सिंपल, एक्चुअल यूनिट्स इनटू वेज रेट पर यूनिट। मान लो दो अलग अलग बंदे हैं, एक मिस्टर ए है एक मिस्टर बी है। मैं सेकंड वाला बता रहा हूँ, ठीक है, वापस से। मान लो ए ने 100 यूनिट्स बनाया। अच्छा, पहले टारगेट तो लिया जाए, सीधा ध्यान से देखो कहानी। स्टैंडर्ड आउटपुट, गेस करो क्या होता है स्टैंडर्ड आउटपुट, जितना आउटपुट बनना चाहिए। तो दोनों के लिए सेम रहेगा ना। ए को भी बोला हूँ देख भाई 100 यूनिट से जितने भी लेबर रहेंगे A B C D सबके लिए टारगेट सेम रहेगा, जितना बनना चाहिए सबके लिए 100, सबको मैंने 100 बोल दिया, तुमको भी 100 बनाना है, तुमको भी 100 बनाना है। ये स्टैंडर्ड आउटपुट है। अब उन्होंने एक्चुअल में कितना बनाया, एक्चुअल आउटपुट दोनों का दिया है। ए ने क्या किया, उतना टारगेट अचीव नहीं कर पाया, 90 बनाया, ठीक है। अच्छा, एक काम करो सी भी ले लेते हैं, सी के लिए भी 100 यूनिट्स रहेगा, ठीक है। ए ने क्या किया, टारगेट ही अचीव नहीं हुआ, 90 बनाया बेचारा। बी ने एग्जैक्ट टारगेट जितना बनाया, 100 बोले थे उसने 100 ही बनाया और हो गया। सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी 120 बना दिया, उसको 100 बोले थे, स्टैंडर्ड दिए थे 100 का, एक्चुअल में 120 बना दिया। अब आप लोग मेरे को बताओ सेकेंड वाले फॉर्मूले के हिसाब से। अच्छा, पीस रेट भी बता देता हूँ। पीस रेट मान के चलो, मैं इसे साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे 10 रुपये है, 10 रुपये पर यूनिट, ठीक है। अब अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू वेज रेट पर यूनिट, तो मैं यहाँ पे ए बी और सी का वेजेस कैसे निकालूंगा? मतलब 100 काम का है क्या, 100 का आप देखोगे क्या? नहीं, उतना तो बोले थे बनाना है, उतना बनना चाहिए था, पर सर उतना तो बनाया नहीं उन्होंने, इसने 90 बनाया। तो 90 इंटू 10 क्या है, 10 रुपये पर यूनिट का पीस रेट है, वो मैंने अलग से बताया। तो 90 इंटू 10 900 इसको मिला, 100 इंटू 10 1000 इसको मिला, 120 इंटू 10 1200 इसको मिला। आपको नहीं लगता सी के साथ नाइंसाफी हुआ है? सी को कम पैसा मिलेगा, सी को ना मैं सही बोलेगा हूँ, सी को कम पैसा मिलेगा है, ए को ज्यादा पैसा मिलेगा है। अच्छे से नोटिस करो, पर यूनिट देखो ना, टोटल मत देखो 900 1000 1200 मत देखो। निकुंज ने क्या बोला, ए ने अपना टारगेट पूरा नहीं किया ना, और फिर भी आप उसको 10 रुपए, बात हुई थी 10 रुपए देंगे, पर कब की बात हुई थी, जब तुम 100 बनाओगे तब की बात हुई थी ना, 10 रुपए पर पीस मिलेगा। तुमको टारगेट दिया गया था कि भाई 100 यूनिट्स दिन का आपको बनाना ही है, तो आपको 10 रुपए मिलेगा एक यूनिट का। जब टारगेट अचीव होगा तो 10 रुपए मिलेगा। बट ये तो क्या है, सभी को 10 बांट दे रहा है,
एक पीस का सभी को 10 दे देगा। इसका टारगेट अचीव नहीं हुआ है तो भी 10, इसका एग्जैक्ट टारगेट अचीव हुआ एग्जैक्ट वहीं पे अगर किया तो भी 10। चलो इसका समझ आता है। और सी के साथ तो नाइंसाफी हो गया ना, वो टारगेट से ज़्यादा बनाया है तो भी 10। तो सी के साथ नाइंसाफी है और ए को क्या बैठे बिठाए पैसा मिल जाएगा। टोटल में मत देखो, पर पीस का देखो। पीस रेट, आप पीस रेट वाला फॉर्मूला लगाओगे ना तो पीस रेट को देखना है, टोटल को मत देखो। टोटल देखोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ सब ठीक है, नहीं है ठीक। वो टारगेट से कम बनाया है तो उसको बात हुई थी 10 रुपए की तो 10 से भी अब कम मिलना चाहिए, और बात हुई थी 10 की तो उसको 10 रुपए से ज़्यादा मिलना चाहिए, 11-12 मिलना चाहिए, उसको 8-9 मिलना चाहिए। तो यही चीज़ टेलर ने यही चीज़ बोली। टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सबको डिफरेंट मिलेगा, पीस रेट सबका डिफरेंट होगा। जिसने स्टैंडर्ड अचीव नहीं किया उसका पीस रेट ही मैं कम कर दूंगा, 10 रुपए की जगह 8 रुपए दूंगा, और जिसने टारगेट अचीव किया उसको 10 की जगह 12 दूंगा। तो टोटल वेजेस में और ज़्यादा अंतर आ जाएगा। टोटल वेजेस में यहाँ तो अंतर है ही 900 और 1200। देखो ए और सी को देखो, अभी 900 और 1200 अंतर तो है, और अंतर हो जाएगा जब मैं यहाँ पे 90 × 8 करूँगा और इसका मैं 120 यूनिट्स बनाए × 12 करूँगा तो ये हो जाएगा 1440 और ये हो जाएगा 720, और ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा जो कि आना चाहिए। ए ने टारगेट अचीव नहीं किया तो उसको और कम मिलना चाहिए, सी ने टारगेट से ज़्यादा बनाया तो उसको और एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। ये बोला टेलर ने, समझ आया? अब टेलर, ये तो 8 और 12 मैंने मन से लिया, 8 रुपये 12 रुपये तो मैंने मन से लिया। टेलर ने क्या बोला, देखो पीस रेट तो सबका अलग अलग होगा। अगर 1000 थोक बिजनेस है तो सबका 1000 पीस रेट अलग अलग रहेगा। टाटा वाला अलग पीस रेट देगा, रिलायंस वाला अलग पीस रेट देगा, ठीक है। अडानी जो है वो अलग पीस रेट देगा, समझ आ गए? अगर में आपको आओगे तो अलग पीस रेट मिलेगा। ऐसे अलग अलग बिजनेस में अलग अलग होगा। तो टेलर ये बोलता है अगर किसी बंदे ने प्रोडक्शन किया है बिलो स्टैंडर्ड, अगर किसी बंदे ने प्रोडक्शन किया है बिलो स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड से कम बनाया है तो उसको मिलेगा 80% ऑफ पीस रेट, 80% ऑफ द पीस रेट। मतलब जितना भी पीस रेट आपको क्वेश्चन में बता देगा। असली जिंदगी की बात करूं तो हर बिजनेस का अलग अलग होगा। क्वेश्चन में, सिलेबस में आपको क्वेश्चन में पीस रेट बता देगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो भी एक्चुअल यूनिट्स रहेगा, एक्चुअल यूनिट्स जो भी वो प्रोड्यूस करेगा उसको आप पीस रेट से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, पीस रेट का 80% निकालोगे जो कि कम होगा। 80% निकालने से कम हो जाएगा ना, तो आप इंटू पीस रेट तो करोगे बट 80% वाला, ठीक है। ऐसा टेलर ने बोला। पीस रेट तो लिखूंगा यहाँ पे, बट पीस रेट जो क्वेश्चन में दिया होगा, मान लो 10 रुपये दिया है तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या? नहीं, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। 10 का 80% 8 रुपये पीस रेट रहेगा, बट जितने में बात हुई थी 10 रुपये की बात हुई थी, 10 की नहीं मिलेगा, उसका 80% यानी 8 रुपये से 8 रुपये के हिसाब से तुमको पीस मिलेगा, पीस रेट मिलेगा। टेलर ने ये बोला बिलो स्टैंडर्ड, ठीक है। और अगर बंदा काम करता है, प्रोडक्शन करता है एट और अबव स्टैंडर्ड, मतलब बी के लिए भी और सी के लिए भी, एट और अबव स्टैंडर्ड दोनों के लिए सेम है। अगर तुम स्टैंडर्ड जितना ही बनाते हो, 100 बोले और 100 बनाया है तुमने, तो भी ये सेम रहेगा, और अगर 100 से ज़्यादा बनाओ तो भी उतना रहेगा। एट और अबव स्टैंडर्ड अगर रहता है 120% ऑफ द पीस रेट, बी के लिए भी। बी ने कितना बनाया था? बी ने बिलो स्टैंडर्ड बनाया कि अबव स्टैंडर्ड बनाया? दोनों नहीं, एट स्टैंडर्ड बनाया। एट मतलब इक्वल बनाया। बी ने जो था उतना ही बनाया जितना उसको टारगेट दिया गया था। तो भाई टारगेट तो अचीव हुआ ना, हमको टारगेट देना था, हमने दिया, उसने पूरा किया, तो भी इस बंदे को भी 120% मिलेगा। आप बोलोगे नहीं सर 10, टेलर अच्छा बंदा था ना, वो बोला 100 का, मतलब अगर 10 की बात हुई है ना, 10 तो हम किसी को देख लो, 10 तो हम किसी को दे ही नहीं रहे। 10 की बात हुई थी, 10 किसी को नहीं दे रहे। ए को 8 रुपये देंगे, बी और सी दोनों को 120 देंगे। आप बोलोगे सर बी ने तो एग्जैक्ट उतना ही बनाया है, उसको भी 120 देंगे। तो मतलब टेलर की अच्छी बात, लेबर के साथ देखा जाए अच्छी बात है ना। हाँ सी का नुकसान है, अगर बनाया बी भी उतना ही है, हाँ ठीक है ना, चलो ए के मुकाबले तो ज़्यादा मिला ना। जो नॉर्मल 10 की बात हुई थी 10 से ज़्यादा मिला ना, बस उतने में खुश रहो, ज़्यादा लालच मत करो, सर हो गया ना? ज़्यादा लालच मत करो, हो गया सर। आप लोग भी ज़्यादा लालच मत करो। छुट्टी का खर्चे होना पड़ रहा है सर, प्लीज। गर्मी लग रहा है से दिक्कत हो जाएगा, सिलेबस में दिक्कत होगी, टाइम से कंप्लीट सर माइंड ही काम नहीं कर रहा। सर 15 मिनट का है ना, करा दो। बनाना पड़ेगा ना। दिमाग काम नहीं करेगा, नहीं, वो करना पड़ेगा। ऐसे में बैठ गया। अभी इंटर हो, कल भी ऐसी सीन रहेगा। कल कौन बोला कि ये ठीक हो जाएगा? कैसे होगा? अमित सर से बात करो। तो क्या एक दिन में ठीक हो जाएगा क्या? हो जाएगा। लेके आ जाओ
बात होगी। 20 सिगरेट दोगे टाइम सिगरेट दोगे? जो ऑफिसर शेयर आपका ही मेरा है। हाँ। शेयर आपका ही मेरा है। आपका है ना? मेरे को तो एक बार मिलेगा, आपको जिंदगी भर आपको मिलेगा। सीए में बन जाओगे तो मेरे को तो एक ही बार मिलेगा। ये आप भी बनने वाले हो क्या? तो आपसे थोड़ी बनाएगा हूँ क्या? आपको गारंटी है, आपको गारंटी है। क्यों नहीं है? गारंटी है ना, क्यों नहीं है? सर कर पड़ेंगे ना सर। पढ़ेंगे तो क्यों नहीं गारंटी है? क्या चीज? फिक्स रेट क्या चीज? 20 रेट पीस रेट। हाँ, पीस रेट आपको क्वेश्चन में दिया गया। पीस रेट मतलब कि एक पीस का आपको, हाँ वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, वैसे हर क्वेश्चन में अलग अलग रहेगा। हाँ, पीस रेट का मतलब क्या होता है? एक पीस बनाने का इतना पैसा मिलेगा, वो क्वेश्चन में बताएगा। अब आपको चेक करना है कौन से बंदे ने बिलो स्टैंडर्ड बनाया है या एट और अबव स्टैंडर्ड बनाया है। बिलो स्टैंडर्ड है तो हम पीस रेट का 80% देंगे, कम देंगे। और अगर एट या फिर ऊपर बनाए, उतना ही बनाया उससे ज्यादा बनाया है, तो हम उसको 120% देंगे। ठीक है? ब्रांडेड में तो कम से कम इतना बनना चाहिए। हाँ, टारगेट। साले प्यार से